Hello and good afternoon everyone. So welcome to Humanities Adda 24/7 चैनल. आज की क्लास में बच्चों हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे अपनी बुक 2 ऑफ सोशियोलॉजी, जहाँ पर हम पूरी की पूरी बुक जो है वो आपके सिलेबस वाइज अकॉर्डिंगली कंप्लीट करेंगे. बुक का नाम है सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडिया. यहाँ पर जितने भी चैप्टर हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है उनको हम आज यहाँ पर पूरी क्लास में खत्म करेंगे और जितने भी आप सारे बच्चों के डाउट्स हैं उनको भी यहाँ पर हम रिजॉल्व करेंगे. तो यहाँ पर बच्चों सबसे पहले जो है वो हमारा चैप्टर है स्ट्रक्चरल चेंज. स्ट्रक्चरल चेंज. गुड आफ्टरनून एवरीवन. सारे बच्चे जो है वो यहाँ पर जुड़ जाओ आकर. सारे बच्चे जो है वो चैनल यहाँ पे हमारा जो यूट्यूब का लिंक है वो अपने रिस्पेक्टिव टेलीग्राम चैनल अपने ग्रुप्स में आप शेयर कर सकते हो. जितने ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे उतना जो है यहाँ पर सेशन जो है वो ज़ोरदार होना चाहिए. और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, हमारा कमेंट सेक्शन जो चैट सेक्शन है वो बिल्कुल रंग भरा होना चाहिए. हमारा चैट सेक्शन जो है वो बिल्कुल रंग भरा होना चाहिए. हमें बिल्कुल भी बोरिंग चैट सेक्शन नहीं चाहिए. हमें कलर्स चाहिए चैट सेक्शन में. जो भी बच्चे यहाँ पर लिख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा इमोजीज का यहाँ पर बच्चे यहाँ पर यूज़ करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर पहले चैप्टर से, वो है कॉलोनियल रूल. तो यहाँ पर कॉलोनियल रूल के बारे में अगर हम बच्चों बात करें, हमारे यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं ओवरऑल, तो जब ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री के अंदर आए, तो हमें क्या देखने को मिला कि हमारे यहाँ पर उन्होंने सबसे पहले काफ़ी चीज़ों को बदलने की कोशिश करी. काफ़ी चीज़ों को ब्रिटिशर्स ने बदलने की कोशिश करी, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो हमारा ब्यूरोक्रेसी का डिपार्टमेंट हो, चाहे वो हमारा एग्रीकल्चर का सिस्टम हो, चाहे वो हमारी इकोनॉमी हो. जिस तरीके की भी चीज़ें जो ब्रिटिशर्स बदलना चाहते थे उन्होंने वो पूरी कोशिश करी. तो हमारा जो कॉलोनियल एक्सपीरियंस रहा है वो थोड़ा बहुत पॉजिटिव भी रहा है, लेकिन ओवरऑल जो है वो नेगेटिव रहा है. क्योंकि हमारे यहाँ पर जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, जहाँ पर 70% से ज़्यादा पॉपुलेशन हमारी डिपेंडेंट थी, वो सेक्टर ब्रिटिशर्स ने जो है वो पूरा खत्म कर दिया है. तो दैट इज वाई. पर हमें ये भी देखने को मिला कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो इंडिया की लैंग्वेजेस को एक बैकवर्ड लैंग्वेज मानते थे. तो इसलिए उन्होंने जो है यहाँ पर अपनी लैंग्वेजेस को इंट्रोड्यूस करा, अपने वेस्टर्न एजुकेशन को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करा, जिससे हमें लोगों के माइंड पर काफ़ी इम्पैक्ट आता हुआ नज़र आया. एक तरफ जो ब्रिटिशर्स हैं वो हमें उस एक तरफ डोमिनेट करते थे, सप्रेस करते थे, लेकिन वहीं पर ही वेस्टर्न एजुकेशन में आइडियाज़ आया करते थे फ्रीडम के. वेस्टर्न आइडियाज़ में आइडियाज़ आया करते थे लिबर्टी के, फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन के. तो ये चीज़ें हैं ना जो कॉन्ट्राडिक्टरी हो रही थी ब्रिटिशर्स के टाइम पे. लेकिन तब भी जो है उन्होंने इंडियंस को लिबर्टी और फ्रीडम जो है वो मना करा. तो ये कॉन्ट्राडिक्शन जो है वो हमें देखने को मिल रहा था ब्रिटिशर्स के टाइम पे. बच्चे हमें और चीज़ें क्या नज़र आई कि जैसे जैसे हमारे कंट्री के लोग ब्रिटिशर्स के आइडियाज़ को पढ़ने लग गए, तो उनके मन में भी जो है वो ज्वाला फूटने लगा कि यार बाहर के लोग तो इतनी आज़ादी से रह रहे हैं, बाहर के लोग तो इतने ज़्यादा अच्छी तरीके से अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस कर पाते हैं, तो हम लोग क्यों जो है वो यहाँ पर चुप्पी लगाकर बैठे हुए हैं. तो यही जो एक रीज़न है जो हमारे यहाँ पर मॉडर्न आइडियाज़ का है. अब यहाँ पर बहुत बच्चों को जो है वो मतलब समझ नहीं आता कि कॉलोनियलिज्म क्या होता है. बच्चों, कॉलोनियलिज्म जो है वो एक आइडिया है, एक आइडियोलॉजी है. और मैंने आपको अपनी पुरानी क्लास में भी यही बताया था, जिस चीज़ के आगे भी इज्म लग जाए वो एक आइडियोलॉजी बन जाती है. जिस चीज़ के भी आगे इज्म लग जाए वो एक आइडियोलॉजी बन जाती है. चाहे आप कैपिटलिज्म देख लो बच्चों, चाहे आप सेक्युलरिज्म देख लो, चाहे आप कम्युनलिज्म देख लो, जहां पर भी इज्म आ जाएगा वो एक आइडियोलॉजी बन जाएगी. तो कॉलोनियलिज्म क्या है? एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ रूल बाय वन कंट्री ओवर अनदर. और जनरली हमें क्या देखने को मिलता है कॉलोनियलिज्म में, एक जो बड़ी कंट्री होती है जिसके पास ज़्यादा पावर्स होती हैं, वो एक छोटी कंट्री को डोमिनेट कर देती है और उसके ऊपर कब्जा बना लेती है. तो इसको हम बोलते हैं बच्चों कि एक बड़ी कंट्री ने एक छोटी कंट्री को अपना एक कॉलोनी बना लिया है.
और अक्सर जो है वो हम यहाँ पर भी देखते हैं कलोनियलिज्म और कैपिटलिज्म एक दूसरे से काफी ज्यादा लिंक्ड हैं। कलोनियलिज्म और कैपिटलिज्म एक दूसरे से काफी ज्यादा लिंक्ड हैं, क्योंकि जब एक इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री जो है वो यहाँ पर एक छोटी कंट्री को अपना कॉलोनी बना लेती है, तो वो अपने सारे बिजनेस के रॉ मटेरियल उसी कॉलोनी से लेने की कोशिश करती है। तभी ब्रिटिशर्स ने हमारे यहाँ पर एक पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करा, जिस पॉलिसी को हम यहाँ पर बच्चों सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। सिस्टमिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, जहां पर ब्रिटिशर्स ने क्या करा, ब्रिटिशर्स ने यहां पर अपनी इंडस्ट्रीज को सेटअप करा और जो हमारी आर्टिजन इंडस्ट्री थी उनको हटा दिया, राइट, उनको हटा दिया। तो ये उससे क्या होने लगा, बहुत से लोग जो है वो कंपेयर भी करते हैं इंडियन और वेस्टर्न ब्रिटिश इंडस्ट्रियलाइजेशन को। तो वेस्टर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन बिल्कुल अलग तरीके से हमें देखा है और इंडियन इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो बहुत ही अलग है, लेकिन इंडिया पे उसका काफी नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो हमें होता हुआ नजर आ रहा है ना। साथ ही में अब जब ब्रिटिशर्स अपना राज लेकर चलाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर उन्होंने अपनी लैंग्वेज को भी यूज करने का सोचा। तो यहाँ पर एक मैकाले कमिटी है, जो मैकाले कमिटी है वो ये कहते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो यहाँ पर हमें इंट्रोड्यूस करनी चाहिए। दो इंग्लिश लैंग्वेज आज की तारीख में एक ग्लोबल लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो यहाँ पर एक ग्लोबल लैंग्वेज है, बट आपको आज की तारीख में बच्चों नजर आएगा कि कलोनियलिज्म की वजह से हमें नजर आने लगा कि लोग जो हैं वो एक शहर से दूसरे शहर में जाने लगे। कैसे? फॉर एग्जाम्पल आप देखो कि ब्रिटिशर्स ने जो है वो यहाँ पर टी प्लांटेशन को बहुत ज्यादा सपोर्ट करा था, क्योंकि जो टी प्लांटेशन है उससे ब्रिटिशर्स को बहुत ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होता था, उससे उन ब्रिटिशर्स को बहुत ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होता था। तो ब्रिटिशर्स ने आसाम के अंदर, अरुणाचल के अंदर, सिक्किम के अंदर टी प्लांटेशंस के ऊपर काम करा, लेकिन उन टी प्लांटेशंस को काम करने के लिए हमें क्या देखने को मिला कि हमारे पास लेबर नहीं थी। तो एग्रीकल्चरल लेबर जो है वो बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और पंजाब से शिफ्ट करी जाती थी टू नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। तो कलोनियलिज्म में हमें क्या देखने को मिला, इट हैज ऑल्सो लेड टू कंसिडरेबल मूवमेंट ऑफ पीपल। बच्चों ये क्वेश्चन ना आपका एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन आपका एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है कि क्या कलोनियलिज्म की वजह से देयर वाज अ मूवमेंट ऑफ पीपल। यस, देयर वाज अ मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर विद इन इंडिया, और फॉर इंस्टेंस पीपल फ्रॉम प्रेजेंट डे झारखंड मूव टू असम टू वर्क ऑन द टी प्लांटेशन, राइट। और साथ ही में हमने ये देखा, जब ब्रिटिशर से पहले की बात, अगर बच्चों हम बिफोर ब्रिटिशर्स के बारे में बात करें, तो हमारे यहाँ पर जो क्लासेस थी वो बहुत कम नंबर की थी। अब आप बोल रहे हो मैं कौन सी क्लासेस की बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ बच्चों अपर क्लास के बारे में। अपर क्लास जो है और थी यहाँ पे लोअर क्लास, इसके अलावा कोई क्लास ही नहीं थी ब्रिटिशर्स में। लेकिन जब आफ्टर ब्रिटिशर्स हमने देखा, तो ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर बच्चों बहुत से जो हैं वो इंस्टीट्यूशन को इंट्रोड्यूस करा। अब इंस्टीट्यूशन क्या है, जैसे कि उन्होंने एक पोजीशन इंट्रोड्यूस करी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की, उन्होंने आईएएस ऑफिसर्स को अपॉइंट करना स्टार्ट करा, उन्होंने यहाँ पर इंडियंस को ब्यूरोक्रेसी में डालने का काम करा, उन्होंने यहाँ पर हमारे यहाँ पर पोस्टल सिस्टम लेकर आए, रेलवे सिस्टम लेकर आए। अब इन सारे इंस्टीट्यूशंस को चलाने के लिए हमें लोग चाहिए, तो यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने कुछ लोगों को सैलरी पे रखा, और उसी को सैलरी में रखने की वजह से हमारे यहाँ पर आई मिडिल क्लास, जिसे हम एडवेंट ऑफ मिडिल क्लास भी कहते हैं। आपको नजर आएगा अ न्यूली इमर्जिंग मिडिल क्लास पर्टिकुलरली फ्रॉम द ब्रिटिश प्रेसिडेंसी रीजन्स, जहां पर ब्रिटिश राज था, बंगाल में, मद्रास में, वहां पर हमें मिडिल क्लास जो है वो आती हुई नजर आने लग गई, क्योंकि अलग अलग प्रोफेशन जो है वो लोग यहाँ पर अब अपनाने लग गए, जैसे कि लॉयर हो गया, चार्टर्ड अकाउंटेंसी हो गई, या अलग अलग गवर्नमेंट सर्वेंट्स हो गए। हमें ये भी नजर आता था कि ब्रिटिशर्स जो हैं
वो इंडियंस को लेबर की तरह इस्तेमाल करते थे। तो सबसे पहले हमने ये भी देखा, पहले ब्रिटिशर्स क्या करते थे, कुछ लोगों को अपनी आर्मी में शामिल करते थे, कुछ लोग अपनी आर्मी में शामिल करते थे, और आर्मी में शामिल करने के बाद उन लोगों को दूसरी कंट्री में लेकर जाया करते थे अपनी आर्मी को बना के। उन लोगों को अपनी आर्मी में ले जाकर दूसरी कंट्रीज के ऊपर कब्जा करने की कोशिश करते थे। अब यहां पर नेशन स्टेट एज अ डोमिनेंट पॉलिटिकल फॉर्म, अब आपको क्या नजर आएगा बच्चों कि हमारे यहाँ पर जो जब जैसे जैसे लोग जो है वो यहाँ पर पढ़ने लग गए, लिखने लग गए, अब उनके माइंड में भी जो है वो आइडिया आने लग गया, उनके माइंड में भी जो है आइडिया आने लगा कि हमारे अंदर जो है वो स्वतंत्रता नहीं है, इंडिपेंडेंस की हमारे अंदर कोई भी भावना नहीं है, हमारे यहाँ पर जो है कोई भी सॉवरन नहीं है। अब अगर आप ये सोचो कि मैं आप लोगों को पाठ पढ़ा रहा हूं आजादी का और मैं आपको ही कैद करके बैठा हुआ हूं, तो आपके मन में आग लगेगी, आपके मन में आग लगेगी कि एक इंडिविजुअल जो है वो मुझे ये बोल रहा है कि देखो ये होती है आजादी, ये होती है स्वतंत्रता। लेकिन अभी क्या हमें नजर आ रहा है, अब हमें क्या नजर आ रहा है, अब ये नजर आ रहा है कि मैं ही आप लोगों को दबाने की कोशिश कर रहा हूं। तो जैसे जैसे हमारे यहाँ पर जो अपर क्लास है या जो मिडिल क्लास है, जो एजुकेशन को गेन कर रही है, वेस्टर्न बुक्स को पढ़ रही है, वेस्टर्न लिटरेचर को पढ़ रही है, वो लोग अब ब्रिटिशर से लड़ रहे हैं, वो लोग अब ब्रिटिशर से लड़ रहे हैं, वो ब्रिटिश के रूल को रेजिस्ट कर रहे हैं और वो आइडियाज लेकर आ रहे हैं सॉवरेनिटी के। सॉवरेनिटी का मतलब ये होता है बच्चों कि मैं बिल्कुल स्वतंत्र हूं, मैं जो भी डिसीजन लूंगा वो अपने मन के हिसाब से लूंगा, अपने सोच के हिसाब से लूंगा, किसी से मेरा डिसीजन जो है वो इन्फ्लुएंस नहीं है, मैं किसी के इन्फ्लुएंस में आकर डिसीजन नहीं लूंगा। तो जब इंडिया आजाद हुआ तो इंडिया एक सॉवरन नेशन जो है वो कहलाया जाता है। साथ ही में हमें क्या नजर आया बच्चों कि जब हमारी कंट्री में ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन को स्टार्ट करा, लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो ब्रिटिशर्स ने अपनी कंट्री में भी स्टार्ट कर रखा था। तो वहां पर इंग्लैंड में एक शहर है जिसको हम बोलते हैं मैनचेस्टर, इसको हम इंडस्ट्रियल सिटी इन इंग्लैंड बोलते हैं। अब जो भी कॉटन जो प्लांटेशन होता था, जो भी हमारे यहाँ पर कॉटन की खेती हुआ करती थी महाराष्ट्र में, गुजरात में, ये सारे कॉटन को ब्रिटेन में जाकर रख दिया जाता था, सारे कॉटन को जाकर ब्रिटेन में रख दिया जाता था। वो जो मैनचेस्टर सिटी का नाम मैंने बताया, उस मैनचेस्टर सिटी में आपको टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज नजर आएंगी। उस टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में उस कॉटन की शर्ट बनाई जाती थी और जो वो शर्ट है वो इंडिया में वापस जो है वो बेची जाती थी। सिमिलरली आपको नजर आएगा कि ये जो कॉटन जो है वो महाराष्ट्र, गुजरात से लेकर जाया करता था, वैसे ही सिल्क जो है वो सूरत, मसूलीपट्टनम और ढाका से जो है मलमल का कपड़ा, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं मसलिन क्लॉथ, ये कपड़े, ये जो भी मटेरियल है, ये भी यहाँ पर हमें नजर आता था कि ये एक्सपोर्ट करा जा रहा है एज अ रॉ मटेरियल। तो ये इकोनॉमिक्स में भी आपने पढ़ा होगा कि ब्रिटिशर्स के आने की वजह से इंडिया जो पहले फिनिश्ड गुड्स का एक्सपोर्टर था, वो सिर्फ जो है अब यहाँ पर एक्सपोर्टर बन गया है रॉ मटेरियल का। और उसके बाद उनको ये भी पता चल गया, अब ये जब देखो ब्रिटिशर्स ने इंडस्ट्रीज को हमारे अर्बन एरियाज में इस्टेब्लिश करा, तो हमारे यहाँ पर क्या देखने को मिला बच्चों, हैवी माइग्रेशन। हैवी माइग्रेशन जो है वो हमें नजर आने लगा कि ब्रिटेन एरिया में जैसे माइग्रेशन हुआ था, वैसे ही यहाँ पर हैवी माइग्रेशन हुआ। कहाँ से माइग्रेशन हुआ बच्चों, फ्रॉम रूरल एरियाज टू अर्बन एरियाज। तो जहां जहां पर इंडस्ट्रीज थी वहां पर हमें नजर आया कि तो लोग जो हैं वहां पर चेंज होने लगे। तो इन सारी चीजों से हमें क्या नजर आता है कि इंडिया का ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है बच्चों वो चेंज हो रहा था। पहले इंडिया में हमें अक्सर क्या लोग नजर आ रहे थे कि वो सबसिस्टेंस फार्मिंग में थे, अब वो कमर्शलाइजेशन फार्मिंग हो गई। हमारा इंडस्ट्रियल पैटर्न जो है वो पूरा चेंज हो गया। पहले लोग एक्सपोर्ट करते थे प्रोडक्ट्स को, फिनिश प्रोडक्ट्स को, अब हम खाली रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। फिर हमें और क्या नजर आने लगा बच्चों, ब्रिटिशर्स ने जब हमारा कास्ट का सेंसस लिया तो कास्ट भी एक बहुत बड़ी रिजिड आइडेंटिटी हो गई, कास्ट को एक नई लाइफ मिल गई।
ये सब ब्रिटिशर्स के आने की वजह से हो रहा है। पहले कास्ट जो है वो काफी लूजली कोऑर्डिनेटेड बॉडी हुआ करती थी, कास्ट इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन नहीं हुआ, लेकिन ब्रिटिशर्स ने वो अनइंटेंडेडली एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन जो है वो क्रिएट कर दिया। तो आई बिलीव मेरा पॉइंट जो है वो बच्चों आपको यहाँ पर समझ आ रहा होगा। और सिर्फ यही चीजें नहीं है बच्चों, हमारे यहाँ पर जो साउथ इंडिया है, देखो जितने भी हमारे जो मसाले हैं, स्पाइसेस हैं, वो साउथ इंडिया में उगाए जाते हैं। उसका रीजन यही है कि वहां पर उनको जो है वो लॉन्गर पीरियड ऑफ सन मिलता है। हाँ, दोनों बुक जो है वो इंटरकनेक्टेड हैं। अगर एक बुक पढ़ोगे तो दूसरी बुक जो है वो यहाँ पर आप लोगों को ऑटोमेटिकली समझ आने लगेगी बच्चों, राइट। तो अब यहाँ पर क्या नजर आने लगा कि ब्रिटिशर जो है वो साउथ इंडिया में जो मसाले हुआ करते थे वो भी यहाँ पर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और उस समय पे हमें क्या नजर आया बच्चों, जो सिटीज है हमारे यहाँ पर, सिटीज जो हैं वो यहाँ पर ब्रिटिशर्स के लिए बहुत ज्यादा फेवरेबल होने लग गई। और स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो बच्चों ब्रिटिशर्स ने कोस्टल सिटीज में अपनी फैक्ट्रीज को एस्टैब्लिश करा। कोस्टल सिटीज में जैसे कि आपको नजर आएगा मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, यहाँ पर क्या होता था बच्चों, ये लोग बनाते थे अपने पोर्ट। जब ब्रिटिशर अपने पोर्ट्स को बनाएंगे तो आपको नजर आएगा कि वो उन्हीं पोर्ट्स से इस रॉ मटेरियल को शिफ्ट कर पाएंगे। ये बेटा पहला चैप्टर चल रहा है, राइट, पहला चैप्टर है, राइट। आई बिलीव मेरा पॉइंट आप लोगों को यहां पर समझ आ रहा होगा। नाउ पोर्ट्स बनाने के बाद वो सारे गुड्स को यहाँ पर इजीली एक्सपोर्ट कर सकते हैं और वही मैन्युफैक्चर्ड गुड्स जो हैं वो इजीली इंपोर्ट कर सकते हैं। तो कॉलोनियल सिटीज जो हैं वो हमारे यहाँ पर कोर सेंटर थी इकोनॉमिक एक्टिविटी को लेकर, लेकिन जो बाकी सिटीज थी उसमें हमें इतनी इंपॉर्टेंट जो है वो यहाँ पर नहीं नजर आ रही थी। नाउ सिटीज वर कॉन्क्रीट एक्सप्रेशन ऑफ ग्लोबल कैपिटलिज्म। जैसे कि आपको नजर आया बच्चों कि बॉम्बे जो है वो ब्रिटिश को अराउंड उसका 3/4 यानी कि जो ब्रिटिश की कॉटन की रिक्वायरमेंट है, बॉम्बे सिटी उसकी 75% ब्रिटेन की कॉटन की नीड को फुलफिल कर रही थी। ओवर 3/4 ऑफ इंडियाज रॉ मटेरियल कॉटन वर शिप्ड थ्रू द सिटी। तो यानी कि महाराष्ट्र से हमारे यहाँ पर 3/4 75% कॉटन जितनी भी रिक्वायरमेंट है ब्रिटेन में, 75% सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर महाराष्ट्र यानी कि मुंबई ही जो है वो यहाँ पर फुलफिल कर रही थी। और आपको क्या समझना है, और आपको यहाँ पर क्या समझना है बच्चों, दैट टी प्लांटेशन, ब्रिटिशर्स ने टी प्लांटेशंस को बहुत ज्यादा फेवर करा। और आसाम जो है वो ब्रिटिशर्स के लिए आइडियल था क्योंकि यहाँ पर हिली एरियाज और रेन जो है वो बहुत फ्रीक्वेंटली, मतलब रेन जो है वो बहुत फ्रीक्वेंट होती थी वहां पे। तो कॉफी के लिए जो है वो रेनफॉल जो है वो जरूरी है। तो यहाँ पर इसी के लिए वो लेबर को यहाँ से माइग्रेट करते थे। लेकिन ओवरऑल हमें क्या नजर आया कि जो लाइफ ऑफ लेबरर्स है वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी क्योंकि वो अपने आप को एकोमोडेट नहीं कर पाते थे, वो अपने आप को एकोमोडेट यहाँ पर नहीं कर पाते थे क्योंकि जो बिहार में रह रहा है वो असम में रहने की जो है वो कोशिश कर सकता है, पर वो इतनी जल्दी जो है वो वहां पर काम और सेटल नहीं हो सकता। और अगर हम बात करें, ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर लेबर के लिए लॉज भी बना रखे थे, ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर लेबर के लिए लॉज भी बना रखे थे। और यही लेबर के लॉज बना रखे थे कि अगर कोई भी काम छोड़कर भागेगा तो ब्रिटिश जो है वो उसको सीधा कोर्ट लेकर जाएगा। जो भी आपको नजर आएगा जो ब्रिटिश के लॉज हैं वो प्लांटेशन ओनर के फेवर में थे। ये क्वेश्चन जो है वो बच्चों आपके एमसीक्यूज में पूछा जाएगा कि जो ब्रिटिश के लॉज थे वो प्लांटेशन ओनर्स के फेवर में थे या वो प्लांटेशन वर्कर्स के फेवर में थे। इंडस्ट्री वॉज प्राइवेटली एंड पब्लिकली ओन्ड, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर वो बोल सकते हैं कि इंडस्ट्री वर ओन्ड बाय पब्लिक ओनली, तो ये चीज जो है वो बच्चों गलत हो जाएगी। और आपको नजर आएगा कि जो ब्रिटिशर्स थे वो काफी लग्जूरियस लाइफ जो है वो यहाँ पर जीते थे। ओवरऑल अगर हम बच्चों यहाँ पर देखें तो हमें क्या चीजें नजर आ रही हैं, लोग जो है वो बेहतर अपॉर्चुनिटीज के लिए रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज माइग्रेट करना लग गए, रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज में माइग्रेट करने लग गए।
और उससे उनको बेहतर अपॉर्चुनिटीज भी जो है वो मिलना स्टार्ट हो गई। तो ये जो है रूरल अर्बन कॉन्टिन्यूटी, ये हमें अक्सर जो है वो देखने को मिलती है बच्चों। और आपको ये भी नजर आएगा जो उस समय पे एजुकेटेड क्लास थी वो अर्बन एरियाज से जो है वो यहाँ पर फॉरेन कंट्रीज में शिफ्ट हो गए, क्योंकि उनको जो है ब्रिटिश रूल के अंडर रहना नहीं था। तो आई बिलीव आप लोगों को समझ आ गया कि किस तरीके से हमारे ब्रिटिश में स्ट्रक्चरल चेंज जो है वो हमें यहाँ पर नजर आ रहा है। और आज भी आपको नजर आएगा बच्चों, जहां जहां पर भी अर्बन एरियाज हैं वहां पर लोग रूरल एरिया से अर्बन एरियाज में जो है वो यहाँ पर शिफ्ट होते जा रहे हैं। रीजन क्या है? हाउसिंग फैसिलिटीज अच्छी हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है। तो आप आज की तारीख में एग्जाम्पल देखोगे तो एग्जाम्पल है एनसीआर, गुड़गांव, फरीदाबाद, गाजियाबाद, नोएडा, कैलकाटा, ये सारे के सारे क्या है, एक अर्बन एरियाज हैं। और यहीं पर ही जो है वो बच्चों हमें नजर आता है कि ज्यादा से ज्यादा स्ट्रक्चरल चेंज हमें देखने को मिला है। तो जितने भी बच्चे यहाँ पर कमेंट सेक्शन में मेरे साथ जुड़े हुए हैं, यहाँ पर वो सेशन को लाइक करेंगे सबसे पहले, क्योंकि आप लोगों की डिमांड के ऊपर ही बच्चों ये सेशन मैं लेकर आया हूँ। अदरवाइज मैं सेशन नहीं लेकर आने वाला था, लेकिन बच्चों को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी बुक 2 को कवर करने में। तो जितने भी बच्चे हैं यहाँ पर वो सेशन को लाइक करेंगे। मुझे आप लोगों का बच्चों सपोर्ट यहाँ पर चाहिए, और सेशन को लाइक करने के अलावा सेशन को आगे भी शेयर करेंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि क्या आपको अभी तक जो मैंने पढ़ाया वो समझ आया या नहीं आया बच्चों। यस, और कमेंट सेक्शन जो है वो मुझे रंग बिरंगा नजर नहीं आ रहा है बच्चों। कमेंट सेक्शन में फिर से बोरियत सी नजर आ रही है, कमेंट सेक्शन में बोरियत सी नजर आ रही है। वापस से कोई भी रंग बिरंगा नजर नहीं आ रहा है, कोई रंग चीज नहीं आ रही है मुझे। चलो अब हम यहां पर बच्चों डिस्कस करते हैं, चैप्टर 2 जो है कल्चरल चेंज। हमारे कल्चर के अंदर कैसे जो है वो यहां पर चेंज आ रहा है। यस बच्चे, शिवम बताओ। यस, जिसका जो भी डाउट है वो मेरे से पूछ सकते हो बच्चों। ठीक है, अब हम यहां पर स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 कल्चरल चेंज के बारे में। तो बच्चों यहां पर आपको क्या समझना है कि जैसे जैसे हमारे यहाँ पर लोग वेस्टर्न एजुकेशन के अक्रॉस आ रहे थे, वैसे वैसे हमारे यहाँ पर स्टार्ट हुआ इमर्जेंस ऑफ मॉडर्न आइडियाज। क्योंकि ये लोग जो है अब वेस्टर्न एजुकेशन को पढ़ चुके हैं और ये लोग आइडियाज पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से इक्वल राइट्स जो हैं वो वुमेन और मैन को मिल रहे हैं। राइट, यहां पर विडो रीमैरिज का जो है वो लॉ लेकर आया गया। ठीक है, और यहां पर प्रोहिबिशन करा गया ऑन चाइल्ड मैरिज। तो ये हमारे यहां पर ना सोशल ईवल जो है वो बहुत ज्यादा बच्चों नजर आ रहा था हमें। ये जो है हमें, और आपको मैंने ये भी बताया था कि आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है बच्चों, अब संस्कृताइजेशन अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि अब जो है वो कास्ट काफी डाइल्यूट हो चुकी है ना। अब जो है वो कास्ट जो है वो काफी डाइल्यूट हो चुकी है, लेकिन रूरल एरियाज में आज भी लोग संस्कृताइज करते हैं। जो हैं वो यहाँ पर करते हैं। चलो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट के बारे में बात करें 19th और अर्ली 20th सेंचुरी में, तो आपको क्या नजर आएगा बच्चों? सोशल ईवल जो हमारे यहाँ पे सामाजिक मुद्दे थे, जैसे सती का सबसे बड़ा सिस्टम था यहाँ पर, सती, चाइल्ड मैरिज, विडो रीमैरिज, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। यहाँ पर जब हमारे यहाँ पर लोग वेस्टर्न एजुकेशन को पढ़ने लग गए, हमारे यहाँ पर बच्चों की स्पेलिंग को पढ़ने लग गए, तो यहाँ पर आपको क्या नजर आएगा कि बहुत बड़े बड़े सोशल रिफॉर्मर जो हैं वो यहाँ पर खड़े होने लग गए। जैसे कि यहाँ पर राजा राम मोहन रॉय को बोला जाता है बच्चों फादर ऑफ इंडियन रेनेसा।
तो ये रेनेसां का मतलब क्या है बच्चों? रेनेसां का मतलब है यहाँ पर रीबर्थ ऑफ द कंट्री। हमारे यहाँ पर जो भारत का रीबर्थ कब होना स्टार्ट हुआ? जब राजा राम मोहन रॉय ने सती के अगेंस्ट जो है वो आवाज उठाई। जब सती के अगेंस्ट यहाँ पर राजा राम मोहन रॉय ने सती के अगेंस्ट आवाज उठाई, तो ये बोला गया कि इंडिया जो है अब वो वापस से जन्म ले रहा है, इंडिया जो है वो अपने सोशल इवल्स को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। Right? Now, it was a creative combination of modern ideas of Western liberalism and new look on traditional literature. तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि इन लोगों के जो है वो contributions क्या हैं। लेकिन यहाँ पर बात यही होती है कि जब भी हमारे यहाँ पर ब्रिटिशर्स जो हैं वो आए थे यहाँ पर, तो हमारे यहाँ पर लोगों को कुछ पता नहीं था। जब एजुकेशन आने लग गई, ब्रिटिशर्स ने काफी इंस्टीट्यूशन को एस्टैब्लिश कर दिया, तो ब्रिटिशर्स यहाँ पर क्या कर रहे थे? ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर हम लोगों को दबाने की कोशिश करी। लेकिन इंडियंस जो थे वो यहाँ पर इन सारी एजुकेशन को कैसे जो है वो यहाँ पर फैला रहे थे? मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो आपको नजर आएगा रेलवे का इस्तेमाल बहुत करा गया, पोस्टल कम्युनिकेशन का जो इस्तेमाल है वो करा गया, राइट। और उस समय पे हमें नजर आया कि पंडिता रामाबाई, अब देखो मैंने यहां पर क्या बात करी कि सबका हमें कंट्रीब्यूशन देखना है बच्चों। तो ये देखो, ये पंडिता रामाबाई है, तो पंडिता रामाबाई में क्या लिखा हुआ है? पंडिता रामाबाई ट्रेवल्ड टू डिफरेंट कॉर्नर्स ऑफ द कंट्री, और उन्होंने यहाँ पर क्या करा है? उन्होंने यहाँ पर लोगों को रियलाइज करवाया है कि आप लोग जो हो वो ब्रिटिश के चंगुल में फंस चुके हो, अपने आप को आप जिंदा रखो, ब्रिटिश के खिलाफ लड़ना स्टार्ट करो, राइट। सो शी वेंट टू डिफरेंट कॉर्नर्स ऑफ द कंट्री। और हमें ये भी नजर आता है कि उस समय पे मॉडर्न सोशल ऑर्गेनाइजेशंस भी लोग सेटअप करने लगे, जैसे ब्रह्मो समाज, ये राजा राम मोहन रॉय ने बंगाल में स्टार्ट करी। फिर आर्य समाज पंजाब में सेटअप करी गई। ऑल इंडिया मुस्लिम लेडीज कॉन्फ्रेंस, जिसे अंजुमन ए ख्वातन इस्लाम भी बोला जाता है, 1914 में उसको एस्टैब्लिश करा गया। विष्णु शास्त्री ने पब्लिश करी मराठी ट्रांसलेशन ऑफ विद्यासागर बुक इन इंदु प्रकाश। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों? अब यहाँ पर क्या आ गया है कि जो हमारे ब्रिटिशर्स हैं वो यहाँ पर हमें इन सब चीजों को दबाने की कोशिश करते थे, तो वो इन ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बैन लगाते थे। क्योंकि जो अब वेस्टर्न आइडियाज हैं वो बहुत तेजी से फैलना स्टार्ट हो गए। वेस्टर्न आइडियाज जो हैं वो यहाँ पर बहुत तेजी से फैलना स्टार्ट हो गए। तो लिबरलिज्म, फ्रीडम, ये सारे आइडियाज जो हैं जैसे जैसे फैलने लग गए, ब्रिटिश जो है वो बच्चों इनसिक्योर होने लगे। तो वो लाठी चार्ज, ऐसी चीजों का जो है वो यहाँ पर इस्तेमाल करते थे। लेकिन कुछ सोशल रिफॉर्मर, जैसे कि मैंने आपको बताया था ज्योतिबा फूले के बारे में। जो ज्योतिबा फूले है, इनकी जो शादी है बच्चों वो 11 साल की उम्र में हो गई थी। ज्योतिबा फूले की शादी सावित्री बाई फूले से 11 साल की उम्र में कर दी गई थी, यानी कि चाइल्ड मैरिज जो है वो इनकी यहाँ पर हुई है। सिमिलरली महात्मा गांधी की शादी भी जो है वो तब हुई थी जब वो महात्मा गांधी 12 या 14 साल के थे, राइट। तो आई बिलीव मेरा पॉइंट जो है वो आपको यहाँ पर समझ आ रहा है बच्चों। और क्या आपको समझना है कि रिफॉर्मर्स जो हैं, अब जैसे ज्योतिबा की जो शादी है वो यहाँ पर 11 साल की उम्र में हो गई थी, लेकिन जब ज्योतिबा फूले 19 ईयर्स के थे, जब ज्योतिबा मतलब शादी के 8 साल बाद, इन्होंने पूरी कंट्री का सबसे पहला ऑल गर्ल्स स्कूल जो है वो पुणे के अंदर खोला। सबसे पहला स्कूल जो है वो उन्होंने ऑल गर्ल्स स्कूल जो है वो यहाँ पर खोला। आपको ये भी नजर आएगा कि ज्योतिबा फूले जो है वो यहाँ पर फाउंडर भी रहते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के, जिसे हम बोलते हैं सत्यशोधक समाज। और इन्होंने बच्चों एक बुक भी लिखी थी जिसे हम बोलते हैं गुलामगिरी। ये जो बुक है ना गुलामगिरी, ये यहाँ पर ज्योतिबा फूले ने ही लिखी थी। तो आई बिलीव मेरा पॉइंट जो है वो बच्चों आपको यहाँ पर समझ आ रहा होगा, राइट।
पर ज्योतिबा फूले जो है वो प्री आर्यन एज को यहाँ पर फोकस करते हैं, बाल गंगाधर तिलक जो है वो आर्यन एज को ग्लोरीफाई करते हैं। इतना ज्यादा जो है वो यहाँ पर आपसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन तब भी आपको पता होना चाहिए। अब बच्चों यहाँ पर जो है वो बात करने लग गए सोशल रिफॉर्म्स की। तो आपको पता है कि एक रूल जो होता है वो है हिंदू रिलीजन में, जिसे हम बोलते हैं मोनोगमी, और एक रूल जो होता है बच्चों वो होता है पॉलीगैमी। मोनोगमी का मतलब होता है वन लाइफ पार्टनर, है ना, वन लाइफ पार्टनर। और यहां पर आपको नजर आता है मल्टीपल लाइफ पार्टनर। तो आपको नजर आएगा ये जो आपको फोटो नजर आ रही है ये पॉलीगैमी की है। ये अक्सर हमें क्या नजर आने लगा बच्चों, ये क्या नजर आने लगा कि हमारे यहाँ पर ब्रिटिशर्स के टाइम पर जो सोशल रिफॉर्मर्स हैं वो पर्दा सिस्टम के ऊपर यहाँ पर सवाल उठाने लगे, पर्दा सिस्टम और पॉलीगैमी। क्योंकि जब इस्लाम में एक मेल 2 वाइफ या 4 वाइफ रख सकता है तो वुमेन क्यों नहीं रख सकती। यहाँ पर बात इक्वालिटी की उठने लग गई, यहाँ पे बात फीमेल की राइट की उठने लग गई। तो इन सारी चीजों के ऊपर ये बहुत ज्यादा डिबेट जो है वो होने लग गई, और उन्होंने बोला कि ये इट इज अगेंस्ट द ट्रू स्पिरिट ऑफ द कुरान। तो ये कौन बोल रहा है, ये बोल रही है जहानारा शाह नवाज। अगर आपसे क्या पूछा जाएगा बच्चों, शायद ऐसा भी हो सकता है कि 1 मार्क के एमसीक्यू में बच्चों आपको ये डायलॉग दे दिया जाएगा, ये डायलॉग दे दिया जाएगा और बोला जाएगा कि भाई 4 ऑप्शन है आप लोगों के पास, ये डायलॉग जो है वो किसने लिखा है, ये डायलॉग जो है वो किसने बोला है, ये आपसे पूछ लेंगे। या ये पूछ लेंगे ये जो डायलॉग है वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है वो बोला गया था। तो आपको पता होना चाहिए ऑल इंडिया मुस्लिम लेडीज कॉन्फ्रेंस में जो है वो हमें यहाँ पर चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। ये चीजें बच्चे क्लियर हो रही है या नहीं हो रही है? हाँ बच्चे वो बेनिफिशियल होती है शिवम, वो बेनिफिशियल होती है। एनीवे, अब हम बात करते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ सोशल चेंज। तो सबसे पहला सोशल चेंज जो है वो हमें नजर आता है बच्चों संस्कृताइजेशन। और संस्कृताइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो हमें दिया था एम.एन. श्रीनिवास ने। और इसमें क्या होता है बच्चों कि एक लोअर कास्ट का इंडिविजुअल अपर कास्ट के लाइफस्टाइल को इमिटेट करता है, लाइफस्टाइल को इमिटेट करता है, और उससे जो है वो हमें क्या नजर आता है, वो अपना स्टेटस सोसाइटी में ऊंचा कर लेता है। वो जो है वो अपना स्टेटस अपनी सोसाइटी में जो है वो ऊंचा कर लेता है। लेकिन यहाँ पर ये भी बोला गया है बच्चों कि ये द्विजा है। अब आप लोग में से मुझे ये बता सकते हो कि ये ट्वाइस बॉर्न क्या मतलब होता है? यस बच्चों, मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओगे कि ट्वाइस बॉर्न का मतलब क्या है। क्या एक इंडिविजुअल का जन्म 2 बार होता है तभी हम उसको ट्वाइस बॉर्न बोलते हैं? क्या वो एक बार मरकर वापस से जन्म लेता है, पूर्ण जन्म हो रहा है उसका? मुझे आप बताओगे। यस, सती वॉज अपोज्ड बाय ब्रह्म समाज। यस, भूमि सचदेवा। हाँ, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन जो है वो भी आते हैं बच्चों। नहीं, एक होता है बच्चों नेचुरल बर्थ। नेचुरल बर्थ जो है वो आपको नजर आएगा, वो दिया जाता है मदर के द्वारा। जो नेचुरल बर्थ है वो आपको दिया जाता है आपकी मदर के द्वारा। जो दूसरा जन्म होता है उसको हम बोलते हैं बच्चों स्पिरिचुअल बर्थ। वो दिया जाता है आपके गुरु के द्वारा। अब ये स्पिरिचुअल बर्थ कैसे होता है बच्चों? ये जनेऊ जो सेरेमनी होती है ना, जो आपकी जनेऊ सेरेमनी होती है,
वो होता है आपका स्पिरिचुअल बर्थ। आई बिलीव मेरा पॉइंट जो है वो समझ आ गया। अब आपको समझ आ गया कि ये द्विजा कौन है, ट्वाइस बॉर्न कास्ट कौन है। स्पिरिचुअल बर्थ वो होता है जिनकी जनेऊ सेरेमनी होती है। जैसे ही आपको जनेऊ पहनाया जाता है, बोला जाता है अब आपका स्पिरिचुअल बर्थ हो गया है। तो ये खाली इन तीनों कास्ट का होता है, जो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है और वैश्य है। ये कास्ट बोली जाती है बच्चों द्विजा, और शूद्र जो है वो लोअर कास्ट मानी जाती है। ठीक है, ये सारी चीजें बच्चों स्क्रिप्चर्स में लिखी हुई है, मैं नहीं कह रहा हूं। हाँ, ये जो स्पिरिचुअल थ्रेड है उससे ही आपका स्पिरिचुअल बर्थ होता है। कितने बच्चों को ये पॉइंट जो है वो नहीं पता था बच्चों? मुझे कमेंट सेक्शन में सारे बच्चे बताएंगे कितने बच्चों को जो है वो ये चीजें नहीं पता था। साथ ही में हमें बच्चों क्या नजर आने लगा कि संस्कृताइजेशन की जगह पर हमें डीसंस्कृताइजेशन भी जो है वो नजर आया। डीसंस्कृताइजेशन भी जो है वो हमें नजर आया। वो वहां पर होता था जहां पर लोअर कास्ट जो है वो डोमिनेंट होते थे। जहां पर लोअर कास्ट जो है वो डोमिनेंट होते थे, तो वहां पर हमें डीसंस्कृताइजेशन का कॉन्सेप्ट भी नजर आया। राइट, चलो अब संस्कृताइजेशन एज अ कॉन्सेप्ट हैज बीन क्रिटिसाइज्ड एट डिफरेंट लेवल। अब यहां पर यह बोला जाता है कि जो ये संस्कृताइजेशन है ना बच्चों, यहां पर हम लोअर कास्ट की मोबिलिटी को जो है वो एग्जैजरेट कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं एग्जैजरेट? कि यहां पर जो है ना वो खाली हमें पोजीशनल चेंज नजर आ रहा है। देखो बच्चों, आपको क्या समझना है कि दो तरीके के चेंज होते हैं। दो तरीके के चेंज होते हैं। एक होता है पोजीशनल चेंज। पोजीशनल चेंज का मतलब यहां पर यह होता है बच्चों कि मैंने किसी ब्राह्मण की लाइफस्टाइल को कॉपी करा, और उस लाइफस्टाइल को कॉपी करने के बाद मैंने अपनी लाइफ में मैंने अपना स्टेटस जो है वो ऊंचा कर लिया। तो मेरा जो है ना सोसाइटी में पोजीशन चेंज हो गया। यहां पर हम जो टारगेट कर रहे हैं वो कर रहे हैं स्ट्रक्चरल चेंज, यानी कि हमारी सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है वो अनइक्वल है, तभी हमें संस्कृताइजेशन जैसे कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। अगर यहां पर अनइक्वल कास्ट सोसाइटी होगी ही नहीं तो यहां पर संस्कृताइजेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कुछ लोग बोलते हैं कि संस्कृताइजेशन से मोबिलिटी जो है वो अचीव हो जाती है। वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मोबिलिटी खत्म थी तभी तो हमें अचीव करनी पड़ रही है ना एक ऐसा काम करके। तो ओवरऑल जो है वो कास्ट सिस्टम तो वहीं का वहीं पर ही खड़ा रहेगा। मोबिलिटी तो जो है वो आप चोरी छुपे अचीव कर रहे हो। मोबिलिटी तो जो है वो आप चोरी छुपे जो है वो यहाँ पर अचीव कर रहे हो। यहाँ पर सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है वो तो वही है। जो दलित है वो तो दलित ही रहेगा, जब तक वो अपर कास्ट के लाइफस्टाइल को कॉपी नहीं करता तब तक वो पोजीशन अपनी चेंज नहीं कर सकता। तो ये सबसे बड़ा जो है वो कॉन्सेप्ट आपको समझना है, ये इसका क्रिटिसिज्म बोला गया है। देन हमें ये बोला गया, इट हैज बीन पॉइंटेड आउट that the ideology of Sanskritization accept the ways of upper caste। मतलब कि मैं ये बात मानता हूं ना कि जो अपर कास्ट का जो लाइफस्टाइल है वो अच्छा है, तभी तो मैं उसको कॉपी कर रहा हूं। अदरवाइज इसका मतलब ये है कि लोअर कास्ट की जो लाइफस्टाइल है वो खराब है। अगर खराब है तो आप इसको, खराब है तो तभी तो आप छोड़ रहे हो उसको। ये एक संस्कृताइजेशन का यहाँ पर क्रिटिसिज्म है। तीसरा जो है, संस्कृताइजेशन जो है वो जस्टिफाई कर रहा है इनइक्वालिटी और एक्सक्लूजन को। यहां पर ये बोला जाता है कि जो हमारा प्रिंसिपल है ऑफ पॉल्यूशन एंड प्योरिटी वो बिल्कुल ठीक है, तभी तो लोग अपनी गंदी आदतों को छोड़कर अच्छी आदतों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यही चीज जो है वो आपको यहाँ पर समझनी है। और ओवरऑल हमें क्या नजर आता है बच्चों, संस्कृताइजेशन से रिजल्ट होता है कि जो भी प्रैक्टिसेस अपर कास्ट फॉलो कर रहे थे वो ही प्रैक्टिसेस अब लोअर कास्ट फॉलो करेंगे। तो पहले क्या होता था बच्चों, जो लोअर कास्ट है वो ब्राइड प्राइस को यहाँ पर बहुत ज्यादा फोकस देते थे। जैसे अगर किसी बच्चे ने
किसी बच्चे ने यहाँ पर अगर पिक्चर देखी होगी देवदास, तो उस देवदास मूवी में यहाँ पर ये दिखाया था जो ऐश्वर्या राय की मदर थी वो ऐश्वर्या राय को उस घर में भेजती है जो लोग उनको ज्यादा पैसा देते हैं, क्योंकि लोअर कास्ट में ब्राइड प्राइस होता है जहां पर जो घर की बेटी है जब वो शादी होती है तो जो लड़की वाले हैं उनको पैसा मिलता है। लेकिन अपर कास्ट में क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पर दूल्हे को पैसा दिया जाता है, यहाँ पर दूल्हे को पैसा दिया जाता है। तो अब ब्राइड प्राइस का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया और डाउरी का कॉन्सेप्ट जो है वो खत्म हो गया। डाउरी का कॉन्सेप्ट जो है वो अब ओवरऑल हमें देखने को मिल गया। तो ये चीजें जो हैं वो हमें यहाँ पर बच्चों नजर आ रही है। देन फिफ्थ इफेक्ट क्या है कि जो हमारा दलित कल्चर है सोसाइटी से वो बिल्कुल खत्म होता जा रहा है। दलित कल्चर जो है वो हमारी सोसाइटी से खत्म होता जा रहा है। आइडेंटिटीज जो हैं वो यहाँ पर अब यूजलेस मानी जाती हैं, वो कास्ट के बेसिस के ऊपर, राइट। तो एक ये हमारा सोशल चेंज था। दूसरा जो है वो है बच्चों वेस्टर्नाइजेशन। वेस्टर्नाइजेशन का मतलब बच्चों यहां पर ये होता है, वेस्टर्नाइजेशन का मतलब यहां पर ये होता है कि आप यहां पर वेस्टर्न लाइफस्टाइल को अडॉप्ट कर रहे हो, वेस्टर्न लाइफस्टाइल को आप यहां पर अडॉप्ट कर रहे हो। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है वेस्टर्नाइजेशन का मतलब ये नहीं होता अडॉप्टिंग द वेस्टर्न आइडियाज। इट डज नॉट मीन्स अडॉप्टिंग वेस्टर्न आइडियाज। ये बात ध्यान रखना। वेस्टर्नाइजेशन का मतलब है आप लाइफस्टाइल जो है वो अडॉप्ट कर रहे हो। इट डज नॉट मीन अडॉप्टिंग वेस्टर्न आइडियाज। और वेस्टर्न आइडियाज क्या थे बच्चों? लिबर्टी, फ्रीडम। ये वेस्टर्नाइजेशन में आपको बहुत ध्यान रखना है। ये आपसे जो है वो एमसीक्यू में भी पूछा जाएगा, तो इसलिए ये सारी चीजों को ध्यान रखना बच्चों, राइट। और आगे चलते हैं। फिर है मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन का मतलब यहां पर ये है बच्चों मॉडर्निटी। मॉडर्नाइजेशन का मतलब है यहां पर बच्चों मॉडर्निटी। आपको यहां पर क्या है? इमर्जेंट। अब मॉडर्निटी का मतलब क्या है? ब्रेक फ्रॉम ट्रेडिशन, ब्रेक फ्रॉम ट्रेडिशन। तो आपको नजर आएगा कि जैसे जैसे हमारी कंट्री मॉडर्न हो रही है वो पुरानी वैल्यूज को अब भुला रही है। पहले आपको नजर आता था जो बच्चे लड़कियां हैं, लड़कियों को 4 दीवारों के अंदर ही रखा जाता था, लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता था, क्योंकि लोग बोलते थे कि भाई इनकी तो हमें शादी करवानी है तो पढ़ा लिखा कर कोई तो फायदा है नहीं। अब हमें क्या नजर आ रहा है? अब गर्ल्स एजुकेशन के ऊपर ज्यादा से ज्यादा फोकस करा जाता है। अब गर्ल्स एजुकेशन के ऊपर ज्यादा से ज्यादा फोकस करा जाता है और सिर्फ यहां पर बोला जाता है कि गर्ल्स को हमें फिनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाना है, फिनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाना है। पहले क्या होता था बच्चों कि एक लड़की जो है जब वो यहाँ पर कुछ भी पढ़ लिख कर नहीं जाती थी, उसे किसी घर में जो है उसको शादी करवा दी जाती थी। अगर यहाँ पर हमें नजर आता है कि जो हस्बैंड है वो अल्कोहलिक है, अब्यूजिव है, वो अपनी वाइफ को अच्छी तरीके से ट्रीट नहीं कर रहा है, तो लड़की के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है उसको छोड़ने का, क्योंकि वो पूरी तरीके से अपने हस्बैंड के ऊपर डिपेंडेंट है। तो जब तक उस लड़की के पास फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं होगा तब तक वो छोड़ेगी नहीं उसको, तो वो उसी अब्यूसिव रिलेशनशिप में रहती रहेगी। अब ऐसा जो है वो हमें नजर नहीं आ रहा है, राइट। तो ये जो चीज है वो आपको यहां पर बच्चों समझनी है। एक जो है वो है यहां पर सेक्युलराइजेशन। सेक्युलराइजेशन का मतलब यहां पर ये है बच्चों इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल रीजन, इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन। दो तरीके के सेक्युलरिज्म होते हैं। एक होता है वेस्टर्न सेक्युलराइजेशन और एक होता है इंडियन सेक्युलराइजेशन। वेस्टर्न सेक्युलरिज्म में हमें क्या देखने को मिलता है बच्चों? वेस्टर्न सेक्युलरिज्म में हमें ये देखने को मिलता है, वेस्टर्न सेक्युलरिज्म में हमें ये देखने को मिलता है कि हम जो हैं यहाँ पर सारे रिलीजन को इक्वल रिस्पेक्ट देते हैं।
लेकिन वेस्टर्न सोसाइटीज में जो गवर्नमेंट है वो रिलीजन से बिल्कुल दूर रहती है। तो ये जो है वो फर्क नजर आता है बच्चों। नहीं, मॉडर्नाइजेशन जो टर्म है बच्चों वो एम.एन. श्रीनिवास ने कॉइन नहीं करा है। कॉइन का मतलब है कि वो वर्ड उन्होंने पहली बार यूज करा है, तो वो नहीं है। मॉडर्नाइजेशन के बारे में एम.एन. श्रीनिवास ने बोला है, लेकिन ये नहीं बोला कि मॉडर्नाइजेशन जो वर्ड है वो बाहर से आया है। वो एम.एन. श्रीनिवास का उसमें कोई रोल नहीं है। राइट, अब ये वाला चैप्टर जो है वो बच्चों डिलीटेड है यहां पर। Am I right or not? This chapter is deleted. जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बच्चे बताओ। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। फिर ये चैप्टर हम स्किप कर देते हैं बच्चों। ये चैप्टर हमारा आ रहा है बच्चों, चेंज एंड डेवलपमेंट इन रूरल सोसाइटी। चेंज एंड डेवलपमेंट इन रूरल सोसाइटी आ रहा है बच्चों। चलो फिर हम कंटिन्यू करते हैं। हमें क्या नजर आ रहा है बच्चों कि जो इंडियन सोसाइटी है वो एक रूरल सोसाइटी है। इंडियन सोसाइटी जो है वो एक रूरल सोसाइटी है, क्योंकि आज भी 71% पॉपुलेशन हमारी कंट्री की 71% पॉपुलेशन हमारी कंट्री की रूरल एरियाज में रह रही है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। और आपको ये भी नजर आएगा कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 71% पॉपुलेशन रूरल एरियाज में नहीं रहती, बल्कि अराउंड 50% पॉपुलेशन हमारी एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है। और एग्रीकल्चर जो है वो रूरल एरियाज में सबसे ज्यादा लोगों का ऑक्यूपेशन नजर आता है। हमें सबसे ज्यादा ऑक्यूपेशन जो है वो यहाँ पर नजर आता है। तो हमें ये नजर आता है बच्चों कि हमारी कंट्री में जो लैंड है वो सिर्फ और सिर्फ एक मटेरियल एसेट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक मटेरियल एसेट नहीं है, बल्कि लैंड जो है वो हमें नजर आता है कि वो एक वे ऑफ लाइफ है। लैंड यानी कि एग्रीकल्चर जो है वो हमारे यहाँ पर वे ऑफ लाइफ है। तभी आपको नजर आएगा लोग जो है वो अपनी जमीन को अपनी माँ का दर्जा देते हैं कि ये तो हमारी माँ जैसी है, ये हमें अन्न उगा कर देती है। राइट, जैसे आपकी मम्मी जो है वो आपको रोटी बनाकर देती हैं, आपको खाना बनाकर देती हैं, उसी तरीके से जो रूरल एरिया के लोग हैं वो यहाँ पर एग्रीकल्चर को बहुत ज़्यादा सेक्रेड एक्टिविटी मानते हैं। तभी वो अपनी ज़मीन को जो है वो लैंड को जो है वो एक मदर का दर्जा देते हैं, क्योंकि उनसे उनको खाना मिलता है। राइट, और आपको क्या नजर आएगा कि हमारे यहाँ पर आपको नजर आएगा कि बच्चों जो एग्रीकल्चर में हमें चीजें नजर आती हैं लोग उसको बहुत ज्यादा सेलिब्रेट करते हैं। जैसे कि आपको नजर आएगा एक हार्वेस्ट सीजन होता है, हार्वेस्ट सीजन होता है। अब जितने भी यहाँ पर पंजाबी बच्चे हैं, जितने भी बच्चे पंजाब हरियाणा से हैं, यहाँ पर उन सारे बच्चों को पता होगा कि पंजाब में बैसाखी मनाई जाती है और इसको हम पंजाब में बैसाख के नाम से भी जाना जाते हैं। हाँ जी, पंजाबियाँ सारे के सारे पंजाबियाँ इकट्ठे हो जाते हैं यहाँ पे। तो ये पंजाबी जितने भी बच्चे हैं तो यहाँ पर उनको पता है कि बैसाखी जो है वो यहाँ पे सेलिब्रेट करी जाती है। और वो जो सेलिब्रेशन होता है वो होता है हार्वेस्ट सीजन, यानी कि जो भी यहाँ पर फसल उगाई जाती है, फसल जो काटी जाती है, वो यहाँ पर बैसाख बनाया जाता है, क्योंकि वो एक फेस्टिवल है ऑफ सेलिब्रेशन। राइट, फेस्टिवल है, सेलिब्रेशन। और आपको नजर आएगा कि ये चीजें आपको और जगह पे भी नजर आएंगी, जैसे कि पोंगल मनाया जाता है तमिलनाडु में, बिहू बनाया जाता है असम में, और उगाड़ी बनाया जाता है कर्नाटका में। और आपको नजर आएगा बच्चों कि ये जो है वो शुरुआत होती है नए एग्रीकल्चर सीजन की।
जैसे अब आपको नजर आएगा 8 या 9 अप्रैल को वापस से बैसाख आएगा, 8 या 9 अप्रैल को वापस से जो है वो बैसाखी आएगी, राइट बच्चों। तो एग्रीकल्चर जो है वो लोगों का जिंदगी जीने का तरीका बन गया है। जैसे जैसे एग्रीकल्चर चेंज हो रहा है वैसे वैसे जो है वो लोग भी अपने आप को बदल रहे हैं। जैसे जैसे एग्रीकल्चर का सीजन खत्म होगा तो लोग यहाँ पर, जब सीजन खत्म होगा तो यहाँ पर उसी हिसाब से फेस्टिवल जो है वो बनाए जाते हैं। नाउ आपको और क्या चीजें नजर आएंगी बच्चों कि यहाँ पर रूरल लाइफ में हमें क्या नजर आता है कि रूरल लाइफ में हमारे यहाँ पर अलग तरीके के स्पेशलिस्ट भी नजर आते हैं। जैसे कि एग्रीकल्चर में तो फार्मर है ही है, लेकिन स्पेशलिस्ट कौन है यहाँ पर, जैसे कि सर्विस कास्ट, मैंने आपको बताया था सर्विस कास्ट। तो सर्विस कास्ट कौन कौन है, ड्राई क्लीनर जो वॉशरमैन है, पॉटर जिसे हम बोलते हैं बच्चों कुम्हार जाति, कुम्हार, गोल्डस्मिथ ये कौन है बच्चों, सुनार, है ना। एंड यहां पर हमें क्या नजर आ रहा था, पीपल लिविंग इन रूरल एरियाज आर एम्प्लॉयड और हैव लाइवलीहुड बेस्ड ऑन रूरल नॉन फार्म एक्टिविटीज। हमें और क्या नजर आ रहा है बच्चों कि यहां पर लोग जो है वो गवर्नमेंट सर्विसेज में भी काम करते हैं, गवर्नमेंट सर्विसेज में भी काम करते हैं, पोस्टल और एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी कुछ लोग यहां पर हमें नजर आ रहे हैं। लेकिन ओवरऑल हमें क्या नजर आ रहा है बच्चों, हमारे यहां पर सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम ये है कास्ट इन रूरल एरिया। कास्ट में क्या नजर आता है बच्चों, जो सबसे ज्यादा जो लोग अपर कास्ट में आते हैं उनके पास ही सबसे ज्यादा लैंड नजर आता है, और जो लोअर कास्ट है बच्चों, जो लोअर कास्ट है वो यहाँ पर उसी लैंड के ऊपर लेबर की तरह काम करते हैं। तो आपको नजर आएगा हमारे यहाँ पर जो लोअर कास्ट से लोग हैं, मतलब जो 50% से ज्यादा लोग हैं, वो यहाँ पर कोई भी लैंड ओन नहीं करते, और इसी को हम यहाँ पर बच्चों फुट लूज लेबर भी बोलते हैं, फुट लूज लेबर भी जो है वो यहाँ पर बोलते हैं। आई बिलीव मेरा पॉइंट जो है वो बच्चों आप लोगों को यहाँ पर समझ आ रहा है। और हमें ये चीजें भी नजर आती हैं, हमें ये चीजें भी नजर आती हैं कि जो वुमेन है उसको लैंड की ओनरशिप नहीं दी जाती है। जनरली द वुमेन इज बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम द लैंड ओनरशिप बिकॉज यहाँ पर पेट्री लीनियल किनशिप है, और पेट्री लीनियल किनशिप में क्या होता है, लैंड जो है वो ट्रांसफर होता है फ्रॉम बॉय टू बॉय जनरेशन, राइट। लड़कों में ही जो है वो प्रॉपर्टी को आगे यहाँ पर दिया जाता है, और लड़कियों के पास जो है वो बहुत ही लिमिटेड राइट्स जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। अगर हम बच्चों बात करें अग्रेरियन स्ट्रक्चर के बारे में, तो हमारे यहाँ पर आपको नजर आएगा जो भी फार्मर्स के पास लैंड है लेस देन 2 हेक्टेयर, लेस देन 2 हेक्टेयर, उन फार्मर्स को बोला जाता है स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, उनको बोला जाता है स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। और जिनके पास भी 10 हेक्टेयर से ज्यादा लैंड है यहां पर उनको बोला जाता है लार्ज फार्मर्स। और जिनके पास लैंड है 2 हेक्टेयर से ज्यादा और 10 हेक्टेयर से कम उनको बोला जाता है मीडियम फार्मर। तो ये बच्चों आपको नजर आएगा कि यहां पर ऐसे लोग बहुत कम नजर आएंगे, ऐसे लोग कम नजर आएंगे, लेकिन एग्रीकल्चरल लेबरर्स जो हैं वो आपको ज्यादा नजर आएंगे रूरल एरियाज में। एग्रेरियन सोसाइटी को हम क्लास स्ट्रक्चर के बेसिस पे भी समझ सकते हैं, और आपको बच्चों ये भी नजर आएगा जो ज्यादातर ओबीसी कैटेगरी से है, शेड्यूल कास्ट से कैटेगरी से, शेड्यूल ट्राइब से है, ये जनरली हमें नजर आएंगे लैंड लेबरर्स के फॉर्म में। ओवरऑल जो है वो हमें नजर आएंगे बच्चे, ओवरऑल नजर आएगा कि हमारे यहाँ पर पहले जो है वो यहाँ पर टेनेंट कौन है बच्चों, टेनेंट वो है जो बच्चे यहाँ पर जमीन को किराए पर लेता है और उसके ऊपर खेती करता है। एग्रीकल्चरल लेबरर वो है जो टेनेंट लेबरर रख रहा है, उसको जो टेनेंट जो है वो लेबर रखता है उस खेत को जोतने के लिए। तो यहाँ पर देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ टेनेंट एंड बिटवीन अ एग्रीकल्चर लेबर।
आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ पर बच्चों फोर्स्ड लेबर भी होती थी उस समय पे, और वो फोर्स्ड लेबर इसलिए होती थी क्योंकि हमारे पास गांव में क्रेडिट फैसिलिटी नहीं है। तो अगर कोई इंडिविजुअल जो है वो किसी से लोन ले लेता और वो चुका नहीं पाता, तो उसको एक फैमिली के अंदर कुछ दिन फ्री में काम करना ही होगा। इसको अलग अलग सिस्टम भी बोला गया है और इसे हेरिडिटरी लेबर रिलेशनशिप भी बोला गया है, जो कि बहुत एक्सप्लॉयटेटिव रिलेशनशिप माना जाता है, बहुत ही एक्सप्लॉयटेटिव रिलेशनशिप माना जाता है। और आपको क्या नजर आएगा बच्चों, अलग अलग जगहों पे उसका अलग अलग नाम है, जैसे हालपाती सिस्टम इन गुजरात, जीता सिस्टम इन कर्नाटका, और आपको नजर आएगा लैंड ओनर जो हैं वो बिहार में उनको भूमिहार भी बोलते हैं। दो ये इतनी हाई रिचुअली हाई कास्ट नहीं है, लेकिन आपको नजर आएगा कि ये लोग यहाँ पर डोमिनेंट कास्ट हैं। राइट बच्चों, एमसीक्यू भी जो है वो बच्चों यहाँ पर आप लोगों के लिए करवाए जाएंगे। आपके लिए अब जो क्लासेस होंगी वो होंगी क्वेश्चंस वाइज। मैं आप लोगों को पढ़वाऊंगा 1 मार्क क्वेश्चन, 2 मार्क क्वेश्चन, 4 मार्क्स क्वेश्चन और 6 मार्क क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है अब मैं आप लोगों के लिए करवाऊंगा। एक बार हमारा ये आज की ये सेकंड बुक खत्म हो जाए फिर मैं आप लोगों के लिए वही करवाऊंगा। लैंड रिफॉर्म्स के बारे में आप लोगों को पता है कि ब्रिटिशर से पहले लैंड रिफॉर्म्स इतने ज्यादा खास नहीं हमें देखने को मिल रहे थे। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज्यादा खराब थी, और हमें ये भी नजर आ रहा था एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत ज्यादा खराब थी और फार्मर्स को बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट करा जाता था। लेकिन अगर हम बात करें इंडिपेंडेंस के टाइम पे, तो हमारे यहाँ पर क्या लैंड रिफॉर्म्स को लेकर आया गया, सबसे पहले हमारे जमींदार सिस्टम को एबॉलिश करा गया, एबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम। फिर बच्चों क्या होने लगा, फिर हमारे यहाँ पर लेकर आई गई लैंड सीलिंग। लैंड सीलिंग में क्या होने लगा कि एक फार्मर जो है हर जगह पर अलग लॉ बनाया गया कि एक स्टेट में बोला गया कि भाई आप 25 हेक्टेयर से ज्यादा लैंड नहीं रख सकते, एक जगह बोला गया आप 50 हेक्टेयर से ज्यादा। हर स्टेट में लैंड सीलिंग को लेकर अलग लॉ बनाया गया है। बॉन्डेड लेबर बेटा मैं बचा चुका हूं आपको, आप पीछे करके देख लो। बॉन्डेड लेबर का मतलब है कि आपको काम करना पड़ेगा बिना पैसों के, राइट। 50 हेक्टेयर। तो यहां पर जो लैंड सीलिंग है वो फेल क्यों हुई थी, क्योंकि लैंड सीलिंग में ये होता था बच्चों कि एक फैमिली जो है वो यहां पर सपोज 25 हेक्टेयर्स जो है वो यहां पर लैंड रख सकती है। और एक फैमिली में कौन आएगा बच्चों, एक हस्बैंड, एक वाइफ और चिल्ड्रन। अब ये हस्बैंड क्या करेगा, ये वाइफ को डिवोर्स कर देगा, ये वाइफ को डिवोर्स दे देगा, और वाइफ जो है वो यहां पर एक इंडिपेंडेंट वुमेन हो जाएगी। तो अब अगर किसी के पास 50 हेक्टेयर लैंड है तो ये 25 हेक्टेयर वाइफ को ट्रांसफर कर देगा। लेकिन जो सरकारी ऑफिसर है वो आपके घर में तो आकर देखेगा नहीं कि वाइफ साथ में रह रही है या नहीं आ रही है। तो आपको क्या दिखाया जाएगा, आपको पेपर में दिखा दिया कि मैंने इसको डिवोर्स कर दिया और उसके बाद ऐसा कर लिया। 50 से ज्यादा है तो आप एक और शादी करोगे और उसको भी डिवोर्स दे दोगे। ऐसा जो है वो हमें अक्सर नजर आता है बच्चों, ऐसा जो है वो अक्सर हमें नजर आता है। और अक्सर हमें क्या नजर आता था कि वो अपने सर्वेंट्स के नाम पर भी जो है वो लैंड कर देते थे, वो उनको हम बोलते हैं बेनामी ट्रांसफर, बेनामी ट्रांसफर। हाँ, डिवोर्स भी करते थे और सर्वेंट्स के नाम पर भी जो है, हाँ, इनडायरेक्टली लैंड जो है वो उनका ही होता था, राइट। अब हम बात कर लेते हैं बच्चों ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में। ग्रीन रेवोल्यूशन में जो है वो 1960 से वैसे स्टार्ट हुआ था पहला फेज जो है, लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन से हमें पॉजिटिव इंपैक्ट देखे तो हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ी, हमारा यहाँ पर फूड ग्रेन प्रोडक्शन बढ़ा। लेकिन उसके साथ में हमें क्या नजर आने लगा बच्चों, रीजनल इनइक्वालिटी बढ़ने लग गई। क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो खाली कुछ ही रीजन्स में लेकर आया गया, जैसे कि वेस्टर्न यूपी में लेकर आया गया। ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो यहाँ पर पंजाब में लेकर आया गया, हरियाणा में लेकर आया गया,
बाकी जगह पर हमें ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो कम नजर आने लगा। तो जो लोग, जो रीजन्स पहले से बैकवर्ड थे वो और बैकवर्ड हो गए, जो पहले से बैकवर्ड थे वो और बैकवर्ड हो गए। और साथ में हमें क्या नजर आने लगा कि ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए जो है ना वो हमें सामान बहुत खरीदना पड़ता था, जैसे हाई यील्डिंग वैरायटी सीड, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, फर्टिलाइजर। अब इन सब चीजों के लिए हमें चाहिए बच्चों कैपिटल, हमें चाहिए इसके लिए कैपिटल या कैश। अब जो फार्मर छोटा है, जो फार्मर आर्थिक रूप से कमजोर है, तो हमें उससे क्या नजर आ रहा है, जो फार्मर आर्थिक रूप से कमजोर है वो तो इन सब चीजों को खरीद नहीं पाएगा। तो हमारे यहाँ पर इनइक्वालिटी रीजन में तो थी ही, अब लोगों के अंदर इनइक्वालिटी और बढ़ने लग गई, लोगों के अंदर इनइक्वालिटी काफी और बढ़ने लग गई। और इस वजह से ही हमारे यहाँ पर क्या नजर आने लगा बच्चों, हमारे यहाँ पर नजर आने लगा कि उस समय पर सर्विस, ये लोगों के अंदर इनइक्वालिटी बढ़ी और ग्रीन रेवोल्यूशन में मशीनरी का भी इस्तेमाल बहुत ज्यादा करने लग गए। ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से हम मशीनरी का इस्तेमाल करने लग गए, उस वजह से जो ये एग्रीकल्चरल लेबरर्स हैं इनकी जॉब चली गई, जो एग्रीकल्चरल लेबरर्स हैं उनकी जॉब चली गई। और इसी वजह से हमें नजर आता है कि मशीनरी के इंट्रोडक्शन से हमें देखने को मिला डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सर्विस कास्ट ग्रुप। जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो है वो एक्टिविटी करते थे, जो सर्विस कास्ट ग्रुप है उनका डिस्प्लेसमेंट हुआ। और ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से हमें नजर आता है कि माइग्रेशन जो है वो स्टार्ट होने लगा, माइग्रेशन जो है वो स्टार्ट होने लगा रूरल से अर्बन एरियाज में, माइग्रेशन जो है वो यहाँ पर स्टार्ट होने लगा रूरल से अर्बन एरियाज में। लेकिन ओवरऑल हम पे इम्पैक्ट क्या नजर आ रहा है बच्चों, ओवरऑल हमें इम्पैक्ट क्या नजर आ रहा है, जैसे जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन आया, जैसे जैसे सोसाइटी में चेंजेस नजर आने लगे, तब से हमें क्या नजर आने लगा कि इंक्रीज इन द यूज ऑफ एग्रीकल्चर लेबर एज कल्टीवेशन बिकेम मोर इंटेंसिव। हमें कहीं जगह पर नजर आया कि हमें एग्रीकल्चर लेबर की अब ज्यादा जरूरत है क्योंकि कल्टीवेशन बहुत ज्यादा हो रहा है। फिर हमें नजर आने लगा पेमेंट फ्रॉम काइंड टू कैश, और बॉन्डेड लेबर जो है या बंधुआ मजदूरी जो है वो खत्म होने लगी, और फ्री वेज लेबरर्स जो है उसकी क्लास इमर्ज हुई। ये हमें नजर आया। एक वर्ड है सर्कुलेशन ऑफ लेबर, ये वर्ड यूज करा है बच्चों एक सोशियोलॉजिस्ट ने, जैन ब्रेमेन। वो यही कहते हैं कि सर्कुलेशन ऑफ लेबर ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से स्टार्ट हुआ। जहां जहां पर हार्वेस्ट सीजन आता है, जहां जहां पर सोइंग सीजन आता है, वहां वहां पर आपको नजर आएगा कि लेबर जो है वो वहीं पर ही पहुंच जाती है। कभी वो पंजाब पहुंच जाती है, कभी वो बिहार पहुंच जाती है, कभी वो वेस्टर्न यूपी पहुंच जाती है। जहां जहां पर खेती हो रही है वहां वहां पर वो है वो पहुंच रही है। और इसी को हम बोलते हैं यहाँ पर फुट लूज लेबर। बट इसका मतलब उनको फ्रीडम नहीं है क्योंकि ये लोग लैंडलेस होते हैं और इनके पास कोई राइट नहीं होते, बल्कि इनको मिनिमम वेज भी नहीं दी जाती, इनको मिनिमम वेज भी जो है वो यहां पर नहीं दी जाती है। आई बिलीव बच्चों मेरा पॉइंट जो है वो आपको समझ आ गया होगा। अब हम डिस्कस कर लेते हैं ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। ग्लोबलाइजेशन की वजह से इंडियन एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है। अगर मैं डेटा आपको बताऊं तो 1981 से 1991 तक, 1981 से लेकर 1991 तक हमें नजर आया 2.2% एग्रीकल्चर ग्रो करा था। 1991 से 2001 तक एग्रीकल्चर जो है 3.2% ग्रो करा था, और यहां पर ग्रो करा है 2.2%। तो इससे हमें पता चल रहा है कि एलपीजी रिफॉर्म्स 1991 में आए थे, एलपीजी रिफॉर्म्स 1991 में आए थे, तो यहाँ पर 2.2% जो है वो ग्रो करा है हमारा एग्रीकल्चर। और हमारे यहाँ पर क्या देखने को मिला बच्चों, कंपटीशन जो है वो फॉरेन ब्रांड से बहुत ज्यादा बढ़ गया था। कंपटीशन जो है फ्रॉम फॉरेन ब्रांड्स, कंपटीशन जो है वो फॉरेन ब्रांड से बहुत ज्यादा बढ़ गया था। तो हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो यहाँ पर कंपीट नहीं कर पाया, और जब हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर कंपीट नहीं कर पाया तब आपको नजर आया कि एग्रीकल्चर की वजह से फार्मर सुइसाइड जो है वो अब बढ़ती जा रही है। फार्मर सुइसाइड जो है वो यहाँ पर अब बढ़ती जा रही है।
तो आई बिलीव मेरा पॉइंट बच्चों आप लोगों को यहां पर समझ आ गया होगा। कितने बच्चों को ये सारी चीजें जो हैं वो बच्चों आप लोगों को यहां पर समझ आ गई है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। फेमिनाइजेशन ऑफ अग्रेरियन सेक्टर का मतलब ये होता है बच्चों, क्योंकि हमें नजर आता है कि फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का मतलब ये होता है क्योंकि जो मेन हैं वो रूरल सेक्टर से अर्बन एरियाज माइग्रेट हो जाते हैं। फीमेल जो हैं वो यहाँ पर उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, तो वो ही पूरे फार्म लैंड को संभालती हैं, वो ही जो है वो पूरे फार्म लैंड को संभालती हैं। तो जब फार्म लैंड में फीमेल का रोल डोमिनेंट हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा फीमेल जो है वो एग्रीकल्चर संभाल रही हैं, तो उस फिनोमिना को हम बोलते हैं फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। राइट बच्चों, कमेंट सेक्शन में बिल्कुल भी जो है वो मजा नहीं आ रहा। वर्सनिंग ऑफ रीजनल इनइक्वालिटी का मतलब ये है बच्चों, देखो पहले भी जो है वो हमारे यहाँ पर ऐसे कुछ स्टेट्स हैं, हमारे यहाँ पर ऐसे भी कुछ स्टेट्स हैं जो पहले से ही बैकवर्ड है। आपको पता है कि जो स्टेट है वहां पर ज्यादातर लोग एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट हैं। अब किसी के यहाँ पे एग्रीकल्चर भी जो है वो बहुत ही बेकार तरीके से चल रहा है, क्योंकि उन लोगों के पास सुविधा नहीं है, इरिगेशन की सुविधा नहीं है, पानी की, तो उनका जो है एग्रीकल्चर एक्टिविटी फ्लॉप जाती है। उस टाइम पे गवर्नमेंट ने कुछ ही रीजन्स को HYV सीट दिए, जैसे पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में ही दिए। ये रीजन पहले से ही आगे थे बिहार से, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश से, तो इन दोनों के बीच में जो फासला है वो और बढ़ता चला गया, इन दोनों के बीच में फासला जो है वो बढ़ता चला गया। कमर्शियलाइजेशन ऑफ द क्रॉप्स का मतलब ये है बच्चों कि पहले जो है वो फार्मिंग जो है वो खाली मैं अपने खान पान के लिए करता था, जो क्रॉप्स है वो मैं खाली अपने खाने पीने के लिए उगाता था, लेकिन अब जो है वो मार्केट के लिए कमर्शियल वे में मैं क्रॉप उगा रहा हूं, तो उसको बोलते हैं हम कमर्शियलाइजेशन ऑफ क्रॉप्स। राइट बच्चों, आगे चलते हैं। चेंज इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी। अब आपको क्या नजर आएगा बच्चों कि हमारे यहाँ पर जब इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेकर आया गया तो ओवरऑल हमें यही नजर आने लगा कि जिस तरीके से ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, हाँ बिल्कुल, it will be okay to go through the book once you have completed the revision from my side. You can go and you can revise the book in a very hush manner. You can just flip the pages, you can just write and understand the data, and then your revision would be complete. But your revision or your preparation will not be complete unless you are following the practice paper. तो हम जो है वो आप लोगों के लिए सेशन लेकर आएंगे गेस पेपर का। हम लोग जो हैं वो आपके लिए सेशन लेकर आएंगे 1 मार्क के क्वेश्चन का, 2 मार्क के क्वेश्चन का, 4 मार्क के क्वेश्चन का और 6 मार्क के क्वेश्चन का। सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस भी जो हैं वो आप लोगों से मैं पूछे करूंगा। हाँ, थैंक यू शिवम। देखो कुछ बच्चे जो होते हैं वो शिवम जैसे होते हैं, जो कि किसी के हार्डवर्क को जो है वो रिकॉग्नाइज करते हैं, और कुछ बच्चे जो होते हैं वो सिर्फ अपना काम से काम निकालते हैं कि YouTube पे फ्री क्लास चल रही है, जो पूछना है पूछ लो, थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है ना, थैंक यू कोई बोलने की जरूरत नहीं है। तो बहुत कम बच्चे जो हैं वो यहाँ पर एक टीचर के इमोशंस को समझ पाते हैं। मैं कोई कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ आपसे, मैं बस आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि कभी जो है वो आपको ग्रैटिट्यूड भी होना चाहिए कि कोई इंडिविजुअल मेरे लिए यहाँ पर खड़ा है, चाहे उसकी तबीयत कैसी भी है, वो कैसा भी फील कर रहा है, पर वो यहाँ पर आपके लिए खड़ा है, आपके सवालों का जवाब दे रहा है। राइट, वो आपका सवालों का जवाब दे रहा है। बावजूद इसके देखो बच्चों, मैंने आपसे कोई फीस तो ली नहीं, बट तब भी जो है वो मेरे को लगता है कि मेरी एक ऑब्लिगेशन है आपके टुवर्ड्स, क्योंकि आप हमारे चैनल के सब्सक्राइबर हो, आप हमारे लिए यहाँ पर वेट करते हो, तो हमें ऐसा लगता है कि वी ओ दिस टू यू।
वी ओ दिस टू यू, राइट। सो यही चीज जो है वो आप लोगों को बच्चों समझनी है। बाकी तो मैं आपको और क्या बोल सकता हूं, यहाँ पर मेरा जो है वो यहाँ पर हार्ड वर्क तो बेटा तभी सक्सेसफुल होगा जब आप यहाँ पर उस सेशन को समझोगे, उस सेशन को समझने के बाद आप उस पेपर को फोड़ कर आओगे। जब आप उस पेपर को फोड़ दोगे और जब आपसे कोई इंटरव्यू लेगा कि भाई आपने सोशियोलॉजी का पेपर करा, तो जो सोशियोलॉजी का पेपर करा तो आप किसकी मदद से कर पाए, तब अगर आप मेरा नाम लेते हो तो मेरा हार्डवर्क जो है वो यहाँ पर पूरा होता है। जब आपने किसी से सीखा है तो उसको क्रेडिट देने से पहले कभी भी जो है वो कतराना नहीं चाहिए। क्रेडिट देने से पहले, क्रेडिट देने के बाद एक बच्चा जो है वो बड़ा बन जाता है, राइट। अगर आप अपने पेरेंट्स को थैंक यू बोलते हो तो क्या आप कभी छोटे बन जाओगे? आपके पेरेंट्स ने अपनी पूरी लाइफ जो है वो आपको डेडिकेट करी है बच्चों, तो अपने पेरेंट्स को रोज रात को थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने आपको एक कंफर्टेबल लाइफ दी है। उन्होंने आपको एक कंफर्टेबल लाइफ दी है कि आप आज इस कंप्यूटर स्क्रीन पे, मोबाइल स्क्रीन पर ये बैठकर देख रहे हो। लेकिन लोग जो हैं, बच्चे जो हैं वो अपने पेरेंट्स से लड़ते हैं। बच्चों ये बात जो है वो आपको आज नहीं तो 5 साल बाद समझ आ जाएगी, लेकिन ये बात समझ जरूर आएगी। तो उससे अच्छा है कि पहले ही समझ जाओ, राइट। वो बात है वो आप पहले ही समझ जाओ। आई बिलीव मेरा पॉइंट जो है वो आपको समझ आ गया। हाँ बच्चे, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, हम यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी स्टडी करेंगे। अब यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में। इंडस्ट्रियलाइजेशन सबसे पहले अगर हम देखें तो ब्रिटेन में स्टार्ट हुआ था बच्चों, 18th सेंचुरी में ही हमें ब्रिटेन में स्टार्ट हुआ। और जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ तो लोगों ने माइग्रेट करना स्टार्ट कर दिया रूरल एरिया से अर्बन एरियाज में, रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज में लोगों ने स्टार्ट कर दिया। ब्रिटेन में भी यही हुआ था। और हमें ये भी नजर आया जैसे जैसे एग्रीकल्चर हमारा, जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ, एग्रीकल्चर जो है वहां पर एम्प्लॉयमेंट जो है वो डिक्लाइन होती चली गई। अगर हम बच्चों इंडिपेंडेंस के बारे में बात करें तो ओवरऑल अराउंड 70% हमारी पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट थी जब हम आजाद हुए। लेकिन आज हम देखते हैं 75 साल बाद तो हमारी पॉपुलेशन 50% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है। मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद जो है वो यहाँ पर आपको नजर आएगा कि एग्रीकल्चर में लोग अब कम जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं। ओवरऑल आपको ये भी नजर आएगा, पहले एग्रीकल्चर हमारी जीडीपी में ज्यादा कंट्रीब्यूट करता था, एग्रीकल्चर जो है वो हमारी जीडीपी में ज्यादा कंट्रीब्यूट करता था। अब जो है वो हमारी जीडीपी में कम कंट्रीब्यूट करता है। अब हमारे यहाँ पर इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर भी जो है वो यहाँ पर कंट्रीब्यूट ज्यादा करते हैं। तो आप ये देखोगे हमारे यहाँ पर 2018 और 19 में एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर वॉज 42.5 ये % है, राइट। लेकिन आपको नजर आएगा होटल, ट्रेड, ये बाकी चीजों में आपको नजर आएगा अराउंड, आपको नजर आएगा बच्चों 57.5। ये आपके इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर के अंदर ऑक्यूपेशन हमें नजर आ रहा है। अगर और हम चीज देखें, सेल्फ एम्प्लॉयड हमारे यहाँ पर बच्चों सबसे ज्यादा है। ये हमारे यहाँ पर ये रूरल एरियाज है बच्चों, ये जो आपको लाइन नजर आ रही है ये रूरल एरियाज है। ये जो है वो आपको, सॉरी रूरल एरिया नहीं है, ये है बच्चों 1972 और ये है 2018। तो आपको नजर आएगा कि पहले सेल्फ एम्प्लॉयड लोग ज्यादा थे, अब सेल्फ एम्प्लॉयड लोग कम है। ये समझ आ रहा है आपको? पहले सेल्फ एम्प्लॉयड लोग ज्यादा थे, अब सेल्फ एम्प्लॉयड लोग कम है, राइट। सॉरी, कुड यू से दैट अगेन? राइट। और आपको क्या समझना है बच्चों, इन इंडिया 52% ऑफ द वर्कर्स आर सेल्फ एम्प्लॉयड एंड ओनली 24% आर इन रेगुलर। तो यहां पर आपको क्या नजर आएगा कि पहले सेल्फ एम्प्लॉयड लोग ज्यादा थे, अब कम हो गए हैं, रेगुलर सैलरीड लोग अब ज्यादा हो गए हैं। ये आपको बढ़ते हुए नजर आएगा, ये आपको घटते हुए नजर आएगा। और कैजुअल वेज लेबर जो है वो यहां पर ऑलमोस्ट सेम है। बच्चों ये क्वेश्चन जो है ना वो आपका 6 मार्क का आएगा।
डेटा और इमेज बेस्ड क्वेश्चन। आगे चलें तो यहां पर आपको नजर आएगा इकोनॉमिस्ट एंड ऑफन मेक्स अ डिस्टिंक्शन बिटवीन द ऑर्गेनाइज्ड एंड द फॉर्मल और अनऑर्गेनाइज्ड और इनफॉर्मल सेक्टर। तो यहां पर हमें अक्सर क्या नजर आता है बच्चे, एमसीक्यू की क्लास जो है वो शाम को होगी। हमें और क्या नजर आता है बच्चों, एक होता है ऑर्गेनाइज सेक्टर, एक होता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो है वो आपको पता होता है आपका स्कोप ऑफ वर्क क्या है, आपका जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, वो आपको पता होता है। लेकिन जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है वहां पर आप लोगों को पता नहीं होता कि आपकी सैलरी कब आने वाली है, आपका काम क्या है। लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर में ज्यादा जो है वो यहाँ पर सेफ फील करते हैं, क्योंकि आपको पता है, आपको यहाँ पर पता है बच्चों कि यहाँ पर जो हमारा ऑर्गेनाइज सेक्टर है वो जो है वो आपको यहाँ पर क्या चीज नजर आएगी, यहाँ पर एक मिनट बच्चों, देयर इज सम प्रॉब्लम विच आई एम सीइंग। हाँ, हमारी कंट्री में 80% से ज्यादा लोग इनफॉर्मल इकोनॉमी यानी कि अनऑर्गेनाइज इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं। इनफॉर्मल सेक्टर और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करते हैं अराउंड 80% से ज्यादा लोग। ये आपको समझना है। जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में रहते हैं वहां पर हम हायर और फायर पॉलिसी अक्सर यूज करते हैं, आज हायर करा कल फायर कर दिया। फॉर्मल सेक्टर में आप ऐसा नहीं कर सकते, फॉर्मल सेक्टर में आप यहां पर ऐसा नहीं कर सकते। और जो सबसे बड़ा चैलेंज हमें देखने को मिलता है वो ये मिलता है रिड्यूस्ड रोल ऑफ गवर्नमेंट। रिड्यूस्ड रोल ऑफ गवर्नमेंट जब से हमारे यहाँ पर एलपीजी पॉलिसी आई है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, तो आपको क्या नजर आएगा यहाँ पर कि ज्यादा से ज्यादा रोल जो है वो प्राइवेट सेक्टर का आ गया है। और इस वजह से हमारे यहाँ पर वेलफेयर अप्रोच खत्म कर दी गई है। वेलफेयर अप्रोच जो है वो यहाँ पर खत्म कर दी गई है। और आपको क्या नजर आ रहा है, जो स्मॉल कंपनीज हैं उनको यहाँ पर compete करना होता है फ्रॉम बिग कंपनीज। तो आपको इसलिए नजर आएगा कि हमारे यहाँ पर जो लेबर है उनको कम से कम सैलरी दी जाती है। ओवरऑल आप बच्चों यहीं पर यही देखोगे कि हमारी कंट्री में एलपीजी रिफॉर्म्स को जब से लेकर आया गया है तब से जो है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर काफी जो है वो यहाँ पर चैलेंजेस फेस कर रहा है, क्योंकि फॉरेन कंपनीज के पास बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी होती है, उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लो होता है। और सिंस उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लो होता है, ये सारी चीजें कम होती हैं, तो इस वजह से हमें क्या नजर आएगा, इस वजह से नजर आएगा कि जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं वो उनके साथ compete करने में बहुत प्रॉब्लम फेस करती हैं। और इसी वजह से वो अपने लेबर्स को कम सैलरी देती हैं। गवर्नमेंट भी जो है वो ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज को प्राइवेटाइज कर रहा है और वो अपना रोल जो है वो इंडस्ट्रीज के अंदर, बिजनेस के अंदर कम करता जा रहा है। तभी आपको नजर आएगा मॉडर्न फूड जो एक पब्लिक सेक्टर कंपनी थी, वहां पर गवर्नमेंट हेल्दी ब्रेड अवेलेबल करती थी एट अ चीप प्राइस, उसको प्राइवेटाइज कर दिया गया और 60% वर्कफोर्स को यहां पर रिटायर कर दिया गया फर्स्ट 5 इयर्स में। बल्कि ये जो वर्कर्स हैं ये बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे थे, लेकिन बावजूद जो है वो इसको यहाँ पर बावजूद इसके जो है इस कंपनी को डिसइन्वेस्ट कर दिया। डिसइन्वेस्ट का मतलब यहाँ पर ये है बच्चों, डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि आप अपनी कंपनी को बेच रहे हो, जो भी आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी थी अब अपना पैसा उससे बटोर के वापस जा रहे हो। ओवरऑल आप यहाँ पर देखोगे इंडिया आज भी एक एग्रीकल्चर कंट्री ही है, क्योंकि यहाँ पर 50% से ज्यादा पॉपुलेशन आज भी एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है। बाकी इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर के अंदर जो है वो हमें नजर आ रहा है कि बाकी के लोग एम्प्लॉयड हैं। अब यहाँ पर है हाउ पीपल फाइंड जॉब। ज्यादातर लोग जो है वो बच्चों यहाँ पर जॉब फाइंड करते हैं एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के थ्रू। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जाकर क्या होता है बच्चों, आप अपना नाम जाकर रजिस्टर कर दो, आप अपनी क्वालिफिकेशन दे दो और जो भी आपकी क्वालिफिकेशन होगी उसी के बेसिस पे आपको जॉब जो है वो दे दी जाएगी। आई बिलीव मेरा पॉइंट आप लोगों को समझ आ गया होगा। लेकिन वो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज वाले क्या करते हैं, वो पहली सैलरी जो है वो आपसे ले लेंगे। वो पहली सैलरी उन लोगों की होती है
और people who are self-employed like carpenter, electrician at one and teachers, they give private tuition and freelance, अलग अलग तरीके के जो है वो आपको नजर आएगा। लेकिन ओवरऑल जो है वो आज की तारीख में इंटरनेट के थ्रू लोगों की लाइफ जो है वो बहुत इजी हो गई है, क्योंकि इंटरनेट के थ्रू जो है वो लोग एक दूसरे से कनेक्ट कर पाते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट कर पाते हैं। पहले लोग जो है वो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू भी जो है वो जॉब पाते थे। आपको आपको जो है वो यहाँ पर समझ आएगा कि पहले जो है ना लेबर मार्केट भी होती थी, लेबर मार्केट भी होती थी। और बच्चों आपको ये भी नजर आएगा, आपको ये भी नजर आएगा कि लेबर मार्केट में जाकर जो है ना मैं उनके कॉन्ट्रैक्टर से बात करूंगा, और उनके कॉन्ट्रैक्टर से जब मैं बात करूंगा तो हमें क्या चीजें नजर आएंगी कि मिस्त्री जो है वो यहाँ पर खुद ही एक वर्कर है, और वो लोग जनरली एक ही कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। और अगर हम बच्चों बात करें, बदली वर्कर्स भी बोलते हैं, हु सब्स्टिट्यूट फॉर रेगुलर परमानेंट एंड हु आर ऑन लीव। बदली वर्कर्स जो हैं वो एक तरीके से बच्चे होते हैं टेम्परेरी वर्कर्स। जैसे कि आपको नजर आएगा अगर कोई परमानेंट वर्कर जो है वो छुट्टी पर गया हुआ है तो फैक्ट्री में काम कौन करेगा? बदली वर्कर करेगा, पर उसको कभी भी जो है वो परमानेंट वर्कर का स्टेटस नहीं मिलता। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट वर्क इन द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। और जनरली आपको नजर आएगा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो दो तरीके की नजर आती हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन में आप कैजुअल वेज लेबरर की तरह भी काम कर सकते हो और रेगुलर सैलरीड, और एक होता है सेल्फ एम्प्लॉयड। इंडिया में मेजॉरिटी लोग जो हैं, अराउंड 50% लोग जो हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, वो यहाँ पर काम जो है वो खुद करते हैं। 25% के आसपास आपको लोग बच्चों नजर आएंगे कि जो लोग हैं वो यहाँ पर, हाँ यहाँ पर सैलरी वो है। अब यहाँ पर बच्चों बहुत जगह पर बोला जाता है कि क्या सच में इंडस्ट्रियलाइजेशन जब से आया है तब से क्या लोग आईटी नॉलेज सेक्टर में ज्यादा जाने लग गए हैं? क्या इंडिया एक एग्रीकल्चर इकोनॉमी से नॉलेज इकोनॉमी बन जाएगा? बट प्रॉब्लम यही है कि बोथ स्किल्ड, जो फेमस सोशियोलॉजिस्ट हैं हैरी ब्रेवरमैन, उन्होंने बोला है मशीनरी से जो है वो एक इंडिविजुअल एक्चुअली डी स्किल हो जाता है। तो पहले जो है जो आर्किटेक्ट है या इंजीनियर्स हैं वो सारे के सारे जो मैप हैं वो अपना हैंड ड्रॉन होते थे, लेकिन आज जो हैं जो आर्किटेक्ट है वो यहाँ पर जो सारा काम कर रहे हैं वो टेक्नोलॉजी के थ्रू कर रहे हैं। तो इससे हम एक नॉलेज इकोनॉमी जो है वो यहाँ पर कैसे बना सकते हैं? नॉलेज इकोनॉमी तो नॉलेज के ऊपर डिपेंड होती है, पर एक जब बोला जा रहा है कि मशीनरी जो है वो डी स्किल कर रही है वर्कर को, डी स्किल कर रही है वर्कर को, तो यहाँ पर हम नॉलेज इकोनॉमी कैसे जो है वो यहाँ पर बनाने की कोशिश करेंगे। Now how is work carried out? तो ये तो आई बिलीव बच्चों इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। वर्किंग कंडीशन के बारे में बात करें तो एक बार आप इन लॉस को जो है वो खुद पढ़ लेना। ये लॉस जो हैं वो बच्चों आपको याद करने होंगे, आपको मेमोराइज करने पड़ेंगे। हमारे यहाँ पर लॉस जो हैं ये पूछे जाने की कोशिश है। सरकार जो गवर्नमेंट जो आपका सीबीएसई है वो इन क्वेश्चन को जरूर पूछेगा, तो इनको एक बार आप अपनी तरफ से पढ़ लेना। होम बेस्ड वर्क जो है वो हम बोलते हैं इन्हें कॉटेज इंडस्ट्रीज। और स्ट्राइक्स और यूनियन के बारे में बात करें बच्चों, स्ट्राइक्स और यूनियन के बारे में बात करें तो हमें आपको नजर आएगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो स्ट्राइक इसलिए करते हैं क्योंकि उनको चाहिए बेटर वेजेस एंड वर्किंग कंडीशन। ये है हमारा आखिरी चैप्टर, ये है हमारा आखिरी चैप्टर।
अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चों आखिरी चैप्टर। यहाँ पर जो हमारा आखिरी चैप्टर है वो है सोशल मूवमेंट्स को लेकर। तो आपको नजर आएगा कि यहाँ पर जो सबसे पहला सवाल जो है वो सबसे पहले आप लोगों के माइंड में यही आएगा कि सोशल मूवमेंट के जो फीचर्स हैं वो होते क्या हैं। सोशल मूवमेंट में जब भी हम देखते हैं, सोशल मूवमेंट लेकर आया जाता है कोई चेंज के लिए। सोशल मूवमेंट बच्चों प्रोग्रेसिव भी हो सकते हैं और सोशल मूवमेंट जो हैं वो रिग्रेसिव भी हो सकते हैं। सोशल मूवमेंट और सोशल चेंज जो है वो प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव दोनों हो सकते हैं, लेकिन जनरली हम देखते हैं कि सोशल मूवमेंट में एक सस्टेन्ड एक्शन हमें नजर आता है। जैसे कि जो पंजाब और हरियाणा के फार्मर्स थे, पंजाब और हरियाणा के फार्मर्स थे, उनमें आपने एक चीज नजर आई होगी, सस्टेन्ड कलेक्टिव एक्शन। वो तब तक दिल्ली और हरियाणा के बॉर्डर से उठकर नहीं गए जब तक सरकार ने जो है वो लॉस को वापस नहीं करा। थैंक यू वेरी मच सिमरन फॉर रिकॉग्नाइजिंग द एफर्ट्स। पर फिलहाल अभी हम यहाँ पर फोकस कर रहे हैं ओवर टाइम। सच एक्शन इज ऑफन डायरेक्टेड अगेंस्ट द स्टेट, such action is often directed against the state and takes the form of demanding changes। तो वो क्या चाहते हैं जनरली जो है वो यहाँ पर हमें नजर आता है, जनरली जो है वो हमें नजर आता है कि जब भी कोई फार्मर या जब भी कोई लोग चेंज करने की कोशिश करते हैं तभी सोशल मूवमेंट को लेकर आया जाता है। ओवरऑल आपको क्या नजर आएगा, कलेक्टिव एक्शन जो है उसमें कहीं ना कहीं आपको ऑर्गेनाइजेशन और लीडरशिप भी नजर आएगी। जब भी कोई सोशल मूवमेंट लेकर आया जाएगा तो एक ऑर्गेनाइजेशन जनरली उस मूवमेंट को स्टार्ट करती है और उस ऑर्गेनाइजेशन का कोई लीडर होता है जो सारे लोगों को यहाँ पर बताता है कि हमारी जो मांगे हैं वो ये हैं, अगर सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करेगी तो हम यहाँ पर जो है हम यहाँ से वापस नहीं जाएंगे, हम धरना डालते रहेंगे। तो यहाँ पर होता है उनका शेयर्ड ऑब्जेक्टिव। शेयर्ड ऑब्जेक्टिव का मतलब उनकी जो डिमांड है वो यही है। एंड दीज डिफाइनिंग फीचर्स आर नॉट कांस्टेंट, दे मे चेंज। सोशल मूवमेंट जो है वो चेंज भी होते रहेंगे। जैसे कि गांधी जी ने यहाँ पर क्या करा, सॉल्ट लॉ के अगेंस्ट जो है वो एक मूवमेंट इनिशिएट करा। वो यहाँ पर क्या करने लगे, उन्होंने सॉल्ट लॉ को तोड़ा और बोला कि मैं बहुत पीसफुली जो है वो सॉल्ट लॉ को तोड़ू करूंगा, जिसे हम बोलते हैं यहाँ पे सत्याग्रह, राइट। और उन्होंने डांडी मार्च जो है वो ब्रिटिश की टैक्सेशन पॉलिसीज को लेकर करा था। तो यहाँ पर क्या है, पहले ब्रिटिश जो है ना वो सॉल्ट के ऊपर बच्चों टैक्स लगाता था। तो गांधी जी बोलते थे सॉल्ट भी कोई चीज है जिसके ऊपर आप टैक्स लगाओगे, सॉल्ट भी कोई ऐसी चीज है जिसके ऊपर आप टैक्स लगाओगे। इसलिए जो है वो यहाँ पर आपको नजर आएगा बच्चों कि गांधी जी ने बोला सॉल्ट जो कि एक गरीब से गरीब व्यक्ति भी इस्तेमाल करता है उस पर टैक्स नहीं लगाना चाहिए। तो ब्रिटिश की इस पॉलिसी के अगेंस्ट जो है वो गांधी जी ने ये सॉल्ट सत्याग्रह करा था 1930 में, जिसमें जो है वो 7 से 8 दिन चल कर गए और उसके बाद उन्होंने सॉल्ट को उठाया, सॉल्ट को कलेक्ट करा और ये दिखाया कि मैं ये सॉल्ट ले रहा हूं यहाँ से और इसके ऊपर मैं टैक्स नहीं दूंगा। तो ये जो गांधी जी का डांडी मार्च था ये गांधी जी को बहुत ज्यादा फेमस बना दिया था गांधी जी को। सिमिलरली राजा राम मोहन रॉय ने भी एक मूवमेंट इनिशिएट करा, किसके लिए, गांधी जी के लिए, सती प्रथा के लिए। उन्होंने बोला सती प्रथा जो है वो यहाँ पर बिल्कुल भी सही नहीं है। आपको नजर आएगा ईवी रामास्वामी नाइकर ने यहाँ पर कास्ट को लेकर बहुत ज्यादा इनिशिएट करा कि भाई कास्ट जो है वो ब्राह्मण जो है वो कास्ट को पूरा कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये एक चीज यहां पर भी हमें नजर आई। देन सोशल चेंज और सोशल मूवमेंट में क्या फर्क है, इट इज इंपॉर्टेंट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सोशल चेंज इन जनरल एंड सोशल मूवमेंट। सोशल चेंज इज कंटिन्यूअस एंड ऑनगोइंग। द ब्रॉड हिस्टोरिकल प्रोसेस, तो हमें क्या नजर आता है बच्चों, सोशल मूवमेंट जो है ना उनका अपना एक गोल होता है। सोशल मूवमेंट का जो है उनका एक गोल होता है, लेकिन सोशल चेंज जो है वो हमें नजर आता है, सोशल चेंज जो है वो हमें सोशल मूवमेंट का इफेक्ट नजर आता है। जब कोई सोशल मूवमेंट सक्सेसफुल हो जाता है तो हमें सोशल चेंज नजर आता है, लेकिन सोशल चेंज जो है वो कभी कभार लॉस के थ्रू से भी हम जो है वो यहाँ पर कर सकते हैं।
ओवरऑल आपको नजर आएगा बच्चों यहाँ पर 3 तरीके के सोशल मूवमेंट्स हमें नजर आ रहे हैं। एक होता है ट्रांसफॉर्मेटरी, एक होता है रिफॉर्मिस्ट और एक होता है रेवोल्यूशनरी। ट्रांसफॉर्मेटरी का मतलब यहाँ पर है कि आपकी जो कंडीशंस हैं वो चेंज हो गई, सोशल कंडीशंस चेंज हो गई। रिफॉर्म का मतलब है आप यहाँ पर, रिफॉर्म का मतलब यहाँ पर आप यहाँ पर अपना स्ट्रक्चर जो है वो सोसाइटी का चेंज कर रहे हो, रिफॉर्म कर रहे हो फॉर बेटर। रेवोल्यूशनरी जो है वो जनरली अगेंस्ट द स्टेट होता है, राइट। तो जो रेवोल्यूशन लेकर आए, जो ओवरऑल स्टेट का स्ट्रक्चर ही पलट दे, वो यहाँ पर वो होता है। ओवरऑल आपको क्या समझना है बच्चों कि यहाँ पर अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट आपसे क्वेश्चन पूछा ही जाएगा वो है ओल्ड सोशल मूवमेंट एंड न्यू सोशल मूवमेंट। ये मैं आपको लिख के दे देता हूं कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। डांडी मार्च से क्वेश्चन, देयर आर वेरी लेस चांसेस दैट वो क्वेश्चन पूछा जाएगा डांडी मार्च का। एग्जाम्पल जो है वो आप यहां पर दे सकते हो, एग्जाम्पल जो है वो आप डांडी मार्च से रिलेटेड दे सकते हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन सोशल मूवमेंट में आपसे पूछेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन न्यू सोशल मूवमेंट एंड द ओल्ड सोशल मूवमेंट। तो आपको बच्चों समझना है कि जो ओल्ड सोशल मूवमेंट थे वो पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा चलाए जाते थे। ओल्ड सोशल मूवमेंट पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा चलाए जाते थे। जैसे 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का जन्म हुआ और हमारी आज़ादी के लिए कांग्रेस ही जो है वो लड़ रही थी। सिमिलरली चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना CPC जो है वो यहाँ पर लड़ रही थी। द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना लेड द चाइनीज रेवोल्यूशन। लेकिन आज की तारीख में हमें नजर आता है कि आज की तारीख में ओल्ड सोशल मूवमेंट जो है वो काफी हद तक डिक्लाइन हो गए हैं, क्योंकि अब ट्रेड यूनियन और जो वर्कर स्ट्राइक है वो यहाँ पर कम जो है वो यहाँ पर स्ट्राइक और मूवमेंट जो है वो इनिशिएट करते हैं। लेकिन जो न्यू सोशल मूवमेंट है वो यहाँ पर जो है ना वो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर के लिए नहीं लड़ रहे हैं। पहले जो ओल्ड सोशल मूवमेंट थे ना बच्चों वो यहाँ पर लड़ रहे थे विद रिस्पेक्ट टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, विद रिस्पेक्ट टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। अब लोग जो है वो किस लिए लड़ रहे हैं? क्वालिटी के लिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ इश्यूज, जैसे कि एनवायरमेंटल मूवमेंट, राइट्स मूवमेंट। अब मुझे जो है मुझे बेहतर जिंदगी जीनी है तो मुझे जो है वो ज्यादा से ज्यादा अधिकार चाहिए। जैसे आपने सुना होगा LGBTQ मूवमेंट। LGBTQ मूवमेंट क्या है? ये आइडेंटिटी बेस्ड मूवमेंट है। ये लोग अपनी आइडेंटिटी एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। ये लोग कोई पावर थोड़ी मांग रहे हैं, ये कोई लोग पावर थोड़ी मांग रहे हैं। ये लोग तो सिर्फ यहाँ पर बोल रहे हैं कि भैया LGBTQ भी एक आइडेंटिटी होती है, एक थर्ड जेंडर भी होता है, तो हमें रिकॉग्नाइज करो आप लोग। देन ओल्ड सोशल मूवमेंट में हमें नजर आता था पॉलिटिकल पार्टीज का रोल जो है वो सेंट्रल है। पॉलिटिकल साइंटिस्ट रजनी कोठारी भी यही बोलती है कि ये चीजें क्यों हो रही है, क्योंकि पीपल आर डिससैटिस्फाइड विद द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। लोगों ने पॉलिटिकल पार्टी इसलिए बनाई क्योंकि पार्लियामेंट यानी कि संसद जो है वो काम ही नहीं कर रही है, और जब संसद काम नहीं कर रही है दैट इज वाई वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी खुद बना लेते हैं, जिससे कि लोगों को उनकी आवाज सुनाई दे। और आपको क्या नजर आएगा, जो न्यू सोशल मूवमेंट है दे आर नॉट अबाउट इनइक्वालिटीज, दे आर नॉट अबाउट इनइक्वालिटीज बच्चों, दे आर नॉट अबाउट द क्लास लाइन। यहां पर आपको नजर आएगा आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, कल्चरल एंजाइटी एंड एस्पिरेशन। अब आपको नजर आएगा कि बच्चे भी आंदोलन करते हैं। कभी आपको नजर आएगा बच्चे जो है वो नीट वाले बच्चे आंदोलन कर रहे हैं क्योंकि एस्पिरेशन है उसके अंदर। एंजाइटी आपको नजर आएगा माइनॉरिटीज जो हैं वो यहां पर अपने राइट्स के लिए कर रहे हैं,
तो ये सोशल मूवमेंट दे आर यूनाइट पार्टिसिपेंट अक्रॉस क्लास बाउंड्रीज। पहले क्या होता था बच्चों, जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस था, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस था ना, उसमें जमींदार बहुत ज्यादा लोग थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस वर एक्चुअली कंपोज्ड ऑफ अपर क्लास एज वेल एज अपर कास्ट। लेकिन आज की तारीख में जो मूवमेंट है ना बच्चों, उसमें आपको नजर आएगा अर्बन क्लास भी है, मिडिल क्लास भी है, फेमिनिस्ट भी है, पुअर पेजेंट वुमेन भी है। अगर कोई वुमेन मूवमेंट है तो उसमें अर्बन एरियाज की औरतें भी हैं, रूरल एरियाज की भी औरतें हैं, आइडियोलॉजी के टुवर्ड्स भी अगेंस्ट है। मतलब इसमें हर जगह से आपको लोग नजर आ रहे हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले एक ही कास्ट और एक ही क्लास से लोग हमें नजर आते थे। ओवरऑल आपको क्या नजर आएगा बच्चों, न्यू सोशल मूवमेंट के एग्जाम्पल्स अगर हम देखें तो इकोलॉजिकल मूवमेंट है। ये क्या है, यहां पर ये लोग दे आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, दे आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट। तो यहां पर कौन है, गौरा देवी। गौरा देवी ने सारी वुमेन को यहां पर परसू करा, उनको अप्रोच करा कि हमें जो है वो पेड़ों की जान बचानी है। और उन्होंने क्या करा, अकॉर्डिंग टू रामचंद्र गुहा इन हिज बुक, विलेजर्स रैलीड टुगेदर टू सेव द ओक एंड द रोडोडेंड्रॉन फॉरेस्ट नियर देयर विलेजेस। तो यहां पर क्या है, जब गवर्नमेंट फॉरेस्ट कॉन्ट्रैक्टर्स आए पेड़ को काटने के लिए, तो इन लोगों ने क्या बोला कि सबसे पहले आपको हमें काटना होगा। तो ये चिपको आंदोलन में क्या था, वो लोग पेड़ से ऐसे करके चिपक गए थे, राइट। और इसमें सुंदरलाल बहुगुणा ने भी बहुत रोल जो है वो प्लेट करा है। राइट, तो यहां पर यह भी बोला जाता था। अब बच्चों क्या होता है ना कि जो हमारे विलेजर्स थे उस समय पे, वो एक इस वजह से भी लड़ रहे थे क्योंकि जो फॉरेस्ट है उनके लिए वो एक तरीके से लाइवलीहुड का काम करता है। वो जो भी अपना जीवन जीते हैं वो लाइवलीहुड से काम करते हैं। कैसे, क्योंकि वो फॉरेस्ट में जो भी ट्रीज है उसमें वो टिम्बर बेचते हैं उसका, और सरकार क्या कर रही है, उसी टिम्बर को प्रॉफिट में बेच रही है, वो उनका लाइवलीहुड छीन रही है, राइट। लाइवलीहुड जो है वो छीन रही है। तभी जो है वो हमें क्या नजर आ रहा है कि यहाँ पर लोग जो हैं वो लड़ने लग गए सरकार से कि ऐसा मत करो। तो ओवरऑल यहाँ पर विलेजेस, दीज रेड एंड ग्रीन इश्यूज वर इंटरलिंक्ड, एंड तभी जो है उनका सर्वाइवल उनके ऊपर डिपेंडेंट था। तभी जो है वो यहाँ पर अपने लाइवलीहुड के लिए लड़ रहे थे। देन आपको नजर आएगा कि चिपको मूवमेंट के साथ में हमने और मूवमेंट भी देखे हैं, जैसे कि इंटीग्रेटेड गंगा कंजर्वेशन मिशन, नमामि गंगे गवर्नमेंट 2015 में लेकर आया। स्वच्छ भारत अभियान, ये भी क्या है, ये भी एक बैलेंस की तरह लेकर है, जहां पर गवर्नमेंट जो है वो एनवायरमेंट को अपलिफ्ट करना चाहते हैं। फिर बच्चों यहां पर हमें नजर आएगा, यहां पर आपको नजर आएगा क्लास बेस्ड मूवमेंट। क्लास बेस्ड मूवमेंट में हमें क्या नजर आ रहा है बच्चों, पेजेंट मूवमेंट जो हमारे, या एग्रेरियन स्ट्रगल्स जो हमें नजर आ रहे थे, ये जो मूवमेंट है ये हमें अक्सर देखने को मिले हैं 1858 और 1914 के बीच में। पर इन मूवमेंट में एक प्रॉब्लम ये थी कि ये डिसजॉइंटेड थे, मतलब इनमें एक एकता नहीं थी, और इनकी जो प्रॉब्लम थी ना वो बहुत ज्यादा पर्टिकुलर थी, बहुत ज्यादा पर्टिकुलर थी। तो आपको क्या नजर आएगा कि हमारे यहाँ पर कभी महात्मा गांधी चंपारण सत्याग्रह में गए कि भाई इंडिगो कल्टीवेशन के टुवर्ड्स जो है वो यहाँ पर प्रॉब्लम नजर आ रही है, या बाकी चीजें जो है वो नजर आ रही हैं। तो देयर प्रॉब्लम वाज एक्चुअली रिलेटेड टू फार्मिंग ओनली। जो पेजेंट मूवमेंट है उसमें आपको नजर आएगा उनकी पर्टिकुलर लाइवलीहुड नीड्स है कि भाई रेंट कम कर दो, टैक्स कम कर दो। ये है पेजेंट मूवमेंट, जहां पर वो टैक्स से रिलेटेड, यहां पर रेंट से रिलेटेड लड़ाई कर रहे हैं। एक होते हैं न्यू फार्मर मूवमेंट। देखो बच्चों, पेजेंट जो होता है ना, पेजेंट जो होता है वो होता है यहां पर द पर्सन who is producing goods for himself, who is producing फार्मर जो है
who is producing for market. ये आपको समझना है। न्यू फार्मर मूवमेंट जो है वो अब किसके लिए लड़ रहा है बच्चों? वो लड़ रहा है यहां पर एमएसपी के लिए, वो लड़ रहा है अब सब्सिडी के लिए। तो आप देख रहे हो कि इनकी डिमांड कैसे चेंज हो गई। पहले वो लोग किसके लिए लड़ रहे थे बच्चों? लाइवलीहुड के लिए, कि हमें रोटी खाने को मिल जाए। अब ये लोग क्यों लड़ रहे हैं? जिससे कि ये लोग ज्यादा प्रॉफिट कमा सके, और ये बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड हैं। जैसे कि भारतीय किसान यूनियन, आप देखो कि जब फार्मर प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ, प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ तो वहां पर एसी आने लग गए, वहां पर लोग सेवाएं कर रहे हैं, पानी, खाना, लंगर बन रहा है, वहां पर ऑर्गेनाइज था बहुत कुछ, लीडरशिप थी वहां पे। पहले ऐसा नहीं होता था। वर्कर मूवमेंट बच्चों जनरली ये क्यों लेकर आया जाता था? वेजेस के लिए, वर्किंग कंडीशन के लिए। इनके ना बच्चों आपको एग्जाम्पल्स याद करने हैं, इनके जो है ना वो आपको एग्जाम्पल्स याद करने हैं, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना आपको, राइट। अब यहां पर ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपसे कि एमसीक्यू में बता रहा हूं मैं, एमसीक्यू में क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा? एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इंडिया में फर्स्ट ट्रेड यूनियन जो है वो कब स्टैब्लिश हुई थी, ये पूछा जा सकता है। कौन से ईयर में स्टैब्लिश हुई थी, ये पूछा जा सकता है। कौन सी स्टेट में स्टैब्लिश करी गई थी, ये पूछा जा सकता है। किसने करी थी, ये भी पूछा जा सकता है। वो किस सोसाइटी के मेंबर थे, ये भी पूछा जा सकता है। महात्मा गांधी ने टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन स्टार्ट करी, ऑल इंडिया कांग्रेस कहां बनी, ये बच्चों सारे के सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है। ये सारे के सारे फैक्ट जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। और द इंडियन नेशनल कांग्रेस चोज टू फॉर्म अनदर यूनियन कॉल्ड इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस। 1947 मई में इसको इंट्रोड्यूस करा गया, राइट। तो ये सारी चीजें जो हैं वो आपको समझ आ गई होंगी। दलित मूवमेंट जहां पर हमको नजर आया, बाबा साहेब अंबेडकर जो है वो यहाँ पर दलित मूवमेंट लेकर आए कि हमें जो है वो इक्वल राइट्स देने चाहिए। हमारी जो यहाँ पर आपको समझ आना चाहिए कि हमें जो है वो रिचुअली काफी लो माना जाता है। तो वो लोग क्या करने लग गए कि जो भी सारा काम अपर कास्ट करते हैं वो भी करने लग गए कि हमें क्यों रोका जा रहा है कोई काम करने से। इस वजह से यहाँ पर इनके मूवमेंट हुए। फिर एक बच्चों यहाँ पर मूवमेंट आया दलित पैंथर मूवमेंट, ये 1970s में लेकर आया गया था। ये बहुत वायलेंट मूवमेंट था जहां पर बहुत दंगा फसाद हुआ था। फिर है बच्चों अदर बैकवर्ड क्लास मूवमेंट। ये जो बैकवर्ड क्लास मूवमेंट है आपको नजर आएगा जब हमारी कंट्री में लैंड रिफॉर्म्स हुए थे, तो जो लैंड रिफॉर्म्स में एक्स्ट्रा लैंड बचकर निकला था वो लैंड जो है वो हमने बैकवर्ड क्लासेस को दे दिया था। और यही बैकवर्ड क्लासेस जो है वो आज की तारीख में हमें नजर आ रहा है कि ये अब डोमिनेंट कास्ट बन चुके हैं क्योंकि इनके पास लैंड ज्यादा है। ट्राइबल मूवमेंट जो है वो बच्चों यहाँ पर आपको एग्जाम्पल देने होंगे कि झारखंड में किस तरीके से ट्राइबल मूवमेंट है। यहाँ पर बिरसा मुंडा के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि लोग जो हैं वो इसके बारे में कहानी लिखते हैं, लोग जो हैं इसकी कल्चरल प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं। ट्राइबल आइडेंटिटीज कैसे इस्टेब्लिश हो रही गई है ये आपसे पूछा जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपसे पूछी जाएगी वो है एक्विजिशन ऑफ लैंड फॉर लार्ज इरिगेशन। ये इश्यूज जो हैं जो लीडर्स ऑफ द मूवमेंट इन झारखंड में, झारखंड आइडेंटिटी कैसे एस्टैब्लिश करी गई, ऐसे एस्टैब्लिश करी गई, ये इश्यूज जो हैं वो उन्होंने बिठाए। ठीक है बच्चों, यही जो है यहां पर आपसे पूछा जाएगा। और आपसे क्या पूछा जाएगा बच्चों, एग्जाम्पल पूछा जाएगा कि वुमेन मूवमेंट के जो हैं वो आप हमें एग्जाम्पल दे दो। आपसे पूछा जाएगा हमें वुमेन मूवमेंट के एग्जाम्पल दे दो, आपसे पूछा जाएगा हमें ट्राइबल मूवमेंट के एग्जाम्पल दे दो। तो इनको पढ़ना आपके लिए बच्चों बहुत जरूरी है। अगर आप इनको पढ़कर नहीं गए, अगर आप इनको पढ़कर नहीं गए तो आप यहां पर मार्क्स खो दोगे अपने। तो सोशल मूवमेंट वाला जो चैप्टर है उसमें दो चीजें पक्का आएंगी। आपसे पूछेंगे कि भाई मूवमेंट का एग्जाम्पल दो,
कि मुझे इकोलॉजिकल मूवमेंट बता दो, कोई वुमेन मूवमेंट बता दो, कोई नॉर्थ ईस्ट के मूवमेंट बता दो, कोई ट्राइबल मूवमेंट बता दो कोई, तो ये बुक में से पढ़ना आपको जरूरी है। अगर हो सके तो बच्चों इसका रट्टा मार लो, लेकिन ये सवाल पूछा जाएगा और आपसे पूछा जाएगा बच्चों ओल्ड और न्यू सोशल मूवमेंट के बीच में डिफरेंस, ये आपसे पक्का पूछा जाएगा, राइट। तो इसी के साथ में हम अपना सेशन जो है वो बच्चों यहाँ पर खत्म करते हैं। लेकिन सेशन खत्म करने से पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा, अगर आप CUET के लिए कोर्स लेना चाहते हो तो Y770 कोर्स को आप जरूर इस्तेमाल करो। Y770 कोर्स को इस्तेमाल जरूर करो, इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट जो है वो यहाँ पर मिलेगा। और चीज जो है वो आपको यहां पर समझनी है बच्चों कि कमेंट सेक्शन के अंदर जो है वो मुझे अभी भी कुछ भी रंग नजर नहीं आ रहा है। कमेंट सेक्शन के अंदर ना बच्चों का कोई रंग नजर आ रहा है, कमेंट सेक्शन ना ही बच्चों ने सेशन को लाइक करा है। जितने भी बच्चे यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो सेशन को लाइक जरूर करें, वो सेशन को यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने टेलीग्राम ग्रुप्स में शेयर करें, और सेशन और जो कमेंट सेक्शन है वो मुझे रंग बिरंगा बच्चों नजर होना चाहिए, राइट। कमेंट सेक्शन में ऐसा लगना चाहिए कि होली खेली जा रही है। जितने भी बच्चे हैं वो सारे के सारे बच्चे सेशन को यहाँ पर लाइक करेंगे। मुझे बच्चों आपका सपोर्ट चाहिए यहाँ पे। हाँ, फुल सिलेबस जो है वो बच्चों हमारी तरफ से हो चुका है, और अब जो है वो मैं आप लोगों के लिए कुछ सेशंस जो है वो मैं बता देता हूं कि कौन से सेशंस जो है वो मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। एक है आपके 1 मार्क के MCQs, एक है आपके 2 मार्क के क्वेश्चन, और एक है 4 मार्क क्वेश्चन, और 6 मार्क क्वेश्चन। बस ये 4 सेशन मेरी तरफ से है, तो इनको ध्यान रखना। सो थैंक यू, एंड इस कोड को हमेशा ध्यान रखना Y770।